और मेरे शेरों। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बेस्ड एंटायरली ऑन एल्कोहल्स। हमारा पूरा का पूरा चैप्टर इज सब डिवाइडेड इनटू 3 सबसेक्शंस, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। बट स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कवर अप करेंगे। पूरा हमारा ये डिस्कशन रहेगा एल्कोहल्स के बारे में, जिसमें हमारे मेन काम की बातें बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से इज द प्रिपरेशन मेथड एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। एक दो बातें हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हैं, और आई गेस अब तक आपके दिमाग में चीज़ें बैठ चुकी होंगी कि फिजिकल प्रॉपर्टी अगर बोर्ड्स में आती हैं तो बस दो, कौन कौन सी, सॉलिबिलिटी एंड द नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट इज बॉइलिंग पॉइंट। मेन हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन या फिर आप फोकस बोल सकते हो दैट विल बी प्रिपरेशन मेथड और केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है क्लासिफिकेशन, अब आप खुद रियलाइज करना स्टार्ट कर दोगे कि प्रीवियस लेक्चर्स में अगर आपने एक बार क्लासिफिकेशन का सिस्टम सीख लिया तो वही क्लासिफिकेशन का सिस्टम, वही कॉमन नॉमेनक्लेचर का सिस्टम आगे वाले चैप्टर्स में भी फॉलो अप होता हुआ चलता है। आ रही बात समझ में? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक टू बी डिस्कस्ड इज क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स, और क्लासिफिकेशन का पहला क्राइटेरिया एज यूजुअल ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पहला क्राइटेरिया हमारा रहेगा हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे, और हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हमें पता है कि सर दो ब्रॉड पॉसिबल ऑप्शंस होते हैं। जिन बच्चों को पता है वो बहुत जल्दी चीज़ों को रिलेट कर पा रहे होंगे, और शायद चीज़ें अब ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी कि सर दो ब्रॉड पॉसिबिलिटीज आर, या तो कंपाउंड के अंदर कार्बन विल बी sp3 और sp2 हाइब्रिडाइज्ड टू विच योर फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड, राइट। तो sp3 के अंदर 3 पॉसिबल सब केसेस होते हैं। जिनको पता है वो पहले से ही बोल दें, मतलब उनको चीज़ें याद हैं। पहला केस हो जाएगा सर एलिफेटिक, द सेकेंड प्रॉपर्टी इज, या फिर द सेकेंड पॉसिबिलिटी इज, नॉट प्रॉपर्टी इज अलाइलिक, एंड द लास्ट वन इज बेंजाइलिक। एक बार आप चीज़ों को सीख लेते हो ना, बेसिक चीज़ों को, बार बार आपको फिर दिक्कत नहीं देती। एलिफेटिक का क्राइटेरिया क्या है कि सर जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा होगा, मैंडेटरी बात उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए, मतलब सारे बॉन्ड सिंगल होंगे, क्योंकि एक बार आपको सिखा दिया है। और कम से कम एडजेसेंट 2 कार्बन तक, कम से कम एडजेसेंट 2 कार्बन तक एक भी मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा। देन सच अ कंपाउंड इज सेड टू बी एलिफेटिक अल्कोहल, राइट। अलाइलिक का मतलब क्या हो जाएगा सर? द कार्बन टू विच OH ग्रुप इज अटैच्ड इज डायरेक्टली अटैच्ड टू अ डबली बॉन्डेड कार्बन। मतलब जिस कार्बन के साथ हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, खुद तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, वो तो जस्टिफाइड है, बट उसके जस्ट बगल वाला कार्बन विल बी बॉन्डेड थ्रू अ डबल बॉन्ड। तो सच कंपाउंड्स आर नोन एज अलाइलिक अल्कोहल्स। जैसे अलाइलिक हैलाइड्स होती है वैसे अलाइलिक अल्कोहल्स। और फाइनली बेंजाइलिक क्या हो जाएगा सर? जिस कार्बन के साथ हमारा OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, रिपीट, जिस कार्बन के साथ हमारा OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड इज इटसेल्फ डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। मतलब बेंजाइलिक का क्राइटेरिया भी वही है जो आपने बेंजाइलिक हैलाइड्स के अंदर सीखा हुआ है, ठीक है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं इसके बाद कि सर sp2 के अंदर कौन सी 2 पॉसिबिलिटीज होती है। सो द 2 पॉसिबल ऑप्शंस आर अगेन विनाइलिक, जो हम सीख चुके हैं, एंड दूसरा वाला विल बी एरोमेटिक। विनाइलिक का मतलब क्या हो गया सर? जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन खुद डायरेक्टली बॉन्डेड है, सॉरी डबली बॉन्डेड है। मतलब यहाँ पे तो था डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन, बट यहाँ पे डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ ही हमारा OH ग्रुप जुड़ा होता है, एंड सच कंपाउंड्स आर नोन एज विनाइलिक अल्कोहल्स, राइट। और फाइनली एरोमेटिक अल्कोहल, बोलना तो वैसे सही नहीं होगा जनरली स्पीकिंग, क्योंकि जब बेंजीन के साथ डायरेक्टली हमारा OH ग्रुप जुड़ जाता है, दिस कंपाउंड हैज इट्स ओन स्पेसिफिक आइडेंटिटी, और बच्चा बच्चे का नाम जानता है, दिस कंपाउंड इज नोन एज फिनॉल। मतलब एरोमेटिक अल्कोहल अगर हम बोलना चाहें तो उसके लिए मोर एप्रोप्रिएटली टर्म यूज्ड इज फिनॉल, ठीक है जी। पहला क्राइटेरिया बहुत ज्यादा सिंपल, चीजें बहुत ज्यादा क्लियर। अब एक्चुअल में जो सेकंड क्राइटेरिया है वो एलिफेटिक का ही आप सब टाइप बोल सकते हो। आई रिपीट, जो सेकंड क्राइटेरिया है वो आप एलिफेटिक का ही सब टाइप बोल सकते हो कि जिस कार्बन के साथ हमारा OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उसकी डिग्री क्या है। हमें पता है 3 ही पॉसिबल ऑप्शंस होते हैं डिग्री के अंदर, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कंपाउंड। तो इससे बेटर कि हम इसके लिए दूसरा क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया बनाएं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री को यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल हम किसको बोलेंगे? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। सर जिस कार्बन के साथ हमारा OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर वो डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन के साथ लिंक्ड है, आई रिपीट, जिस कार्बन के साथ हमारा OH ग्रुप या फिर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, क्योंकि डिग्री वाला क्राइटेरिया भी बार बार नहीं बदलेगा, हर चैप्टर के साथ हमारा डिग्री वाला क्राइटेरिया नहीं बदलेगा, एक्सेप्ट अमीन्स, क्योंकि अमीन्स में हमने सीखा है कि डिग्री ऑफ कंपाउंड इज डिसाइडेड बाय नाइट्रोजन एटम एंड नॉट बाय कार्बन एटम, राइट। तो जिस कार्बन के साथ हमारा OH ग्रुप जुड़ा हुआ है सर, डायरेक्टली वो सिर्फ एक कार्बन के साथ जुड़ेगा, बाकी अपनी दोनों वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर सकता है, देन सच कंपाउंड इज सेड टू बी प्राइमरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? प्राइमरी। मतलब सिंपल सी बात अगर आपको बहुत क्लियर कट शब्दों में बताऊं, जिस कार्बन के साथ आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है वो डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ लिंक्ड है वो उसकी डिग्री डिसाइड करता है। यहाँ पे ये कार्बन डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ऊपर नीचे कार्बन नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर कुछ शो नहीं करा तो हाइड्रोजन से वैलेंसी सेटिस्फाई होगी, राइट। सेकेंडरी अल्कोहल क्या हो जाएगा सर? जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर वो डायरेक्टली 2 कार्बन के साथ लिंक्ड है, डायरेक्टली बोल रहा हूं मैं, इनडायरेक्टली नहीं। डायरेक्टली का मतलब
एक वैलेंसी और दूसरी वैलेंसी कम से कम अपनी दो वैलेंसी दो अलग अलग कार्बन से सेटिस्फाई करें, देन सच अ कंपाउंड इज सेड टू बी 2 डिग्री और सेकेंडरी अल्कोहल। और टर्शियरी अल्कोहल का मतलब क्या हो जाएगा, जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इफ इट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू 3 डिफरेंट कार्बन एटम्स, देन सच अ कंपाउंड इज सेड टू बी टर्शियरी अल्कोहल। आ रही बात समझ में? दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज टर्शियरी, सिंपल एज दैट। तो हमारा पूरा क्लासिफिकेशन एक ही पेज के अंदर या फिर एक ही फ्रेम में कवर अप हो गया, हाइब्रिडेशन वाला पैरामीटर और हाइब्रिडेशन में एलिफेटिक के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। बहुत सिंपल बातें, जल्दी जल्दी सीखते हुए चलेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज नॉमेनक्लेचर, नामकरण, कि कैसे नामकरण करते हैं। तो अगेन रूल नहीं बदलता, आई गेस आपको बातें याद होंगी कि सर दो तरीके से हम नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, दो तरीके से हम कंपाउंड्स का नाम बता सकते हैं, या तो IUPAC नॉमेनक्लेचर या फिर दूसरी पॉसिबल ऑप्शन क्या होता है, कॉमन नॉमेनक्लेचर। कॉमन नॉमेनक्लेचर की खास बात क्या है कि उसमें जो प्रीफिक्सेस यूज होते हैं वो बार बार हर चैप्टर के साथ नहीं बदलेंगे, जैसे आइसो, नियो, टर्ट, सेक, ये सब हमने ऑलरेडी एक बार सीख लिए, तो बार बार हर चैप्टर के अंदर वही फॉलो अप होने वाले हैं, ठीक है जी। बस बेसिक नाम का हमें तरीका सीखना है। तो अगर मैं नॉमेनक्लेचर के इनके बात करूं कि आप कैसे नाम लिख सकते हो, सो 2 पॉसिबल ऑप्शंस आर एज यूजुअल IUPAC एंड द सेकंड पॉसिबिलिटी इज CN। मैं सिर्फ शॉर्ट में CN लिख रहा हूं, विच मीन्स कॉमन नेम्स, ट्रिवियल नेम्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है। IUPAC लिखने का बेस्ट तरीका अगर मैं सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बताऊं तो सर एल्केन फॉलोड बाय द सफिक्स ऑल, इससे सिंपल तरीका नहीं हो सकता IUPAC नेम बताने का, क्योंकि मैं आपको मल्टीपल टाइम बता चुका हूं। रूल्स बनाने को तो मैं बहुत सारे रूल्स बना दूंगा, चीजें लेंदी हो जाएंगी प्रिसाइज होने की बजाय। सिंपलेस्ट बात क्या है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन आइडेंटिफाई करो, सबसे पहली बात लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन की कंटिन्यूअस चेन आइडेंटिफाई करो। सेकंड बात, चेन को इस तरीके से नंबर करो कि जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा है, आई रिपीट, जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा है, दैट कार्बन शुड गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर, सबसे छोटा पॉसिबल नंबर उसको मिले, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, इधर साइड से जैसे भी आप नंबरिंग कर सकते हो। तीसरी पॉसिबिलिटी या फिर तीसरा रूल, उसके बाद अपने कंपाउंड के अंदर सारे सब्स्टिट्यूएंट्स को, मतलब जो प्रीफिक्स बनाने वाले हैं उन सब्स्टिट्यूएंट्स को आइडेंटिफाई करो और फाइनली कंपाउंड का नाम लिख दो। तो देख लेते हैं एक बार एक दो एग्जांपल से कि लेट्स से हमें कंपाउंड गिवन है CH3 CH3, thereafter CH C2H5 and then finally CH2OH। तो बस मुझे लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन आइडेंटिफाई करनी है, तो जैसे मर्जी ट्राई कर लो, द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन इज दिस, सबसे लंबी कार्बन की चेन यही बन सकती है गिवन कंपाउंड में। उसके बाद क्या करना है, पहले तो स्टार्टिंग से करते चलते हैं, ये भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी वाला सब्स्टिट्यूएंट। अब मैं 11th स्टैंडर्ड से बच्चों को सिखाता हुआ चलता हूं कि आप अगर ओवर कॉन्फिडेंस में आओगे तो कई बार आपका आंसर गलत होने के चांसेस होते हैं। आपको श्योर शॉट अपना आंसर चाहिए तो बेस्ट तरीका है, रफ में पहले स्ट्रक्चर बनाओ, बॉक्स में रफ में काम करना होता है और ज्यादा टाइम नहीं लगता, हार्डली 10 सेकंड्स। तो रफ में आपने बॉक्स में अपना बॉक्स बना लिया, कंपाउंड के अंदर लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को बॉक्स में बना लिया और सब्स्टिट्यूएंट्स को हमेशा सर्कल में मार्क करो। तो इससे श्योरिटी होती है कि जब भी आप नाम लिखोगे आप कभी भी गलती नहीं करोगे, एरर के चांसेस बहुत मिनिमम हो जाते हैं, फिर नेग्लिजिबल होगा ही नहीं एरर। तो बस चेन की नंबरिंग करनी है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। चाहता तो मैं नीचे भी जा सकता था, तब भी पॉसिबल चेन 4 की बनती। तो बस रूट वर्ड क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, सेकंड पोजीशन पर इथाइल है, थर्ड पोजीशन पर मिथाइल प्रेजेंट है, तो कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 3 इथाइल 2 मिथाइल, सॉरी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फॉलो अप करते हुए 2 इथाइल 3 मिथाइल, हाइफन लगाना नाम भूले है ना, ब्यूटेन 1 ऑल। बस बात खत्म। मैंने आपको बोला ना कि रूल्स बढ़ाने को तो रूल्स बहुत लेंदी कर दो, उससे कुछ फायदा नहीं होगा, चीजें और लेंदी हो जाएंगी प्रिसाइज करने की जगह। एल्केन मतलब लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन आइडेंटिफाई करिए, जिस पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर दीजिए और सब्स्टिट्यूएंट्स को आइडेंटिफाई करो। अगेन सेम पैटर्न आपने फॉलो अप करना है। अगर आपको कमांड करनी है, वैसे तो क्वेश्चंस के साथ साथ ही हमारी कमांड होती हुई चलती है, अगर आप अपने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नीचे उनका नाम लिखते हुए चलोगे तो आपका साइड बाय साइड आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे, आपके कन्वर्जन्स के साथ ही आपका नाम प्रिपेयर होता हुआ चलता है। बट फिर भी मैं रेकमेंड करूंगा आप कोई भी रेफरेंस फॉलो अप करते हो और अगर आप CBSE के स्टूडेंट हो तो हर चैप्टर के स्टार्टिंग में एक टेबल गिवन होता है जिसमें कुछ कंपाउंड्स का कॉमन नेम एज वेल एज IUPAC नेम गिवन होगा। तो आप कुछ मत करो, बेस्ट टू बेस्ट तरीका है कि आप सिर्फ इस टेबल को प्रैक्टिस कर लो, आपकी सारी IUPAC की कमांड ऐसी हो जाएगी। 11th के स्टूडेंट हो नहीं कि आपको स्पेसिफिकली टाइम इसके अंदर इन्वेस्ट करना है, तो बेस्ट तरीका बस टेबल प्रैक्टिस करो, जहां पे लैग कर रहे हो उन सर्कल को मार्क करो और एज डाउट पूछो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। कॉमन नॉमेनक्लेचर के अंदर सारे वही प्रीफिक्सेस आपके यूज होंगे, कौन कौन से, N का मतलब नॉर्मल चेन, एग्जांपल में एक दो लेते हुए चलता हूं। फॉर एग्जांपल मुझे बोला गया N प्रोपाइल अल्कोहल, आई रिपीट, या सबसे पहले काम करते हैं, इसका कॉमन नाम लिखने का तरीका नाम क्या है, एल्काइल अल्कोहल। बस इतनी सी बात दिमाग में रखनी है। वहां पे क्या बोलते थे, हेलोजन चैप्टर में क्या बोलते थे, एल्काइल हैलाइड, यहाँ पे क्या बोलेंगे, एल्काइल अल्कोहल। मतलब जो भी एल्काइल ग्रुप है वो आइडेंटिफाई करो फॉलोड बाय द सफिक्स अल्कोहल, बात खत्म। जैसे अगर मैंने बोला
कि मुझे C3H11OH का कॉमन नेम बताना है, तो क्या बोलूंगा मैं, और स्ट्रेट चेन वाला डेरिवेटिव, तो इसका नाम हो जाएगा एन प्रोपाइल एल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा, एन प्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं। सेकंड, मुझे उसके बाद एग्जांपल बोला गया कि नेम द फॉलोइंग कंपाउंड इन इट्स कॉमन नॉमेनक्लेचर मेथड। कॉमन नॉमेनक्लेचर सिस्टम के अकॉर्डिंग इसका नाम बताओ, और कंपाउंड के बिना CH3 CH CH3 CH2 CH2OH। आई गेस बच्चे सीख रहे होंगे, पहचान रहे होंगे। गलती करने से बचना है तो बस आप क्या करो, आप लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बना लो, और नंबरिंग किस तरफ से करोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। क्या सेकंड लास्ट पोजीशन पे हमें मिथाइल ग्रुप नजर आ रहा है, यस सर, और हमें पता है सेकंड लास्ट पोजीशन पर अगर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो इसके लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज होगा, आइसो। जितने भी कार्बन का कंपाउंड है टोटल कार्बन चेक करते हैं। ध्यान रखना, एक बहुत कॉमन एरर जो स्टूडेंट्स करते हैं कि IUPAC के अंदर तो पेरेंट कार्बन के कार्बन चेक करे जाते हैं, बट कॉमन नॉमेनक्लेचर के अंदर कंपाउंड के अंदर टोटल कितने कार्बन प्रेजेंट है उसको चेक करा जाता है, और कंपाउंड का नाम उसके बेसिस पे आएगा। जैसे कि यहाँ पे चेन के अंदर तो 4 कार्बन है, बट कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन है, 5 कार्बन, तो इसको हम क्या बोलने वाले हैं, पेंटाइल अल्कोहल। क्या बोलने वाले हैं, पेंटाइल अल्कोहल। बट क्योंकि सेकंड लास्ट कार्बन पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोपेंटाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे, आइसोपेंटाइल अल्कोहल। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। और पॉसिबल हमारे पास नाम क्या होते हैं, सारे डिटेल में नहीं देखेंगे, ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। नियो वर्ड हो सकता है, सेक हो सकता है, टर्ट हो सकता है, मतलब नहीं मतलेगा। एक एक एग्जांपल ले लेता हूं, आपको चीजें थोड़ी और क्लैरिफाई हो जाएंगी। ये हमारा एन प्रोपाइल अल्कोहल मतलब स्ट्रेट चेन वाला डेरिवेटिव हो गया, और उसके बाद आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मतलब सेकंड लास्ट कार्बन पे हमारा एक मिथाइल रेडिकल प्रेजेंट होगा। उसके बाद नियो, सेक एंड टर्ट। नियो का मतलब क्या होता है, सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप। तो अगर मुझे बोला गया नियोपेंटाइल अल्कोहल, नियोपेंटाइल अल्कोहल, तो नियोपेंटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सर टोटल कंपाउंड में कार्बन 5 होंगे, बट ऑब्वियस सी बात है, आई रिपीट ऑब्वियस सी बात है कि 5 कार्बन की सीधी चेन तो बन नहीं सकती, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप हमें ब्रांचिंग में डालने हैं। इस कंपाउंड का नाम क्या है, नियोपेंटाइल अल्कोहल। क्यों नियोपेंटाइल अल्कोहल, बता ही दिया, और पहले भी हम सीख चुके हैं। सर सेकंड लास्ट कार्बन, कहीं से भी आप नंबरिंग कर लो, यही लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बनेगी। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 3 कार्बन की पेरेंट चेन बन रही है, तो सेकंड लास्ट कार्बन कौन सा हो गया, ये वाला। इसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच नजर आ रहे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, और क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप सेकंड लास्ट कार्बन पे हमारे अटैच्ड है, देयरफॉर इसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज होने वाला है, नियो। टोटल कार्बन कितने कंपाउंड के अंदर, 5, तो नाम क्या होने वाला है, एल्काइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल, और बस प्रीफिक्स लगा दिया, नियो। बात आ रही है समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। एक बहुत कॉमन एरर, इसको गलती से टर्ट मल्ड बोल देना, होती है एरर, मैं पहले बोल रहा हूँ, मोस्ट कॉमनली डन एरर है, या फिर मोस्ट कॉमनली आप बोल सकते हो कमिटेड एरर है ये, जो बच्चे करते हैं हर बार, कि इसको टर्शरी पेंटाइल अल्कोहल बोल देते हैं। टर्शरी के अंदर जिस कार्बन में, इसके साथ में मैं पैरेलल में लेके चलता हूँ, जैसे अगर मुझे बोला गया टर्ट पेंटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो बस देखने में ऑलमोस्ट सेम लगता है, ऑलमोस्ट देखने में सेम लगता है, बट फर्क क्या है कि जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ लिंक्ड है, 3 कार्बन के साथ लिंक्ड है। जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है, 1 2 3, मतलब उसकी डिग्री कौन सी होगी, 3 डिग्री। तो देखने में आपको यहाँ पे भी, इसमें भी अगर मैं चेन बनाना स्टार्ट करूँ तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन तो वैसे ये बनेगी, बट बच्चे करते क्या है कि रफली इसको भी ब्रांच में देख लेते हैं, इसको भी ब्रांच में देख लेते हैं, तो उनको लगता है ये दोनों तो सेम जैसे हैं। नहीं, आपके नियो वाले प्रीफिक्स वाले टर्म के अंदर जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा होता है वो 1 डिग्री का होता है, और टर्शरी वाले के अंदर, टर्ट वाले के अंदर जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा होता है वो कौन सी डिग्री का होता है, 3 डिग्री का। तभी तो प्रीफिक्स टर्ट आ रहा है, इसका नाम होगा टर्ट पेंटाइल अल्कोहल, इसका नाम क्या होगा, नियो पेंटाइल अल्कोहल। बात आ रही है समझ में। और फाइनली इसके बाद हमारा एक प्रीफिक्स और बचता है, उसका नाम क्या है, सेक। सेक का मतलब यहाँ पे सेक क्या डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे सेकेंडरी कंपाउंड है, 2 डिग्री है वो कार्बन जिसके साथ हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो मैंने सीधा बोल दिया, अगर मुझे बोला जाए सेक पेंटाइल अल्कोहल तो कैसा स्ट्रक्चर होगा, सर जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है सबसे पहले उसको हम 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच कर देंगे, 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच कर दिया, जितने कार्बन बच गए उसको चेन में आगे बढ़ा दो, तो 1 2 3, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 5, तो बस लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन वगैरह वो सब बन जाएगी, कंटिन्यूअस बन जाएगी। बट जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो इस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, इस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, तो 2 डिग्री का कंपाउंड हो गया या फिर सेकेंडरी कंपाउंड हो गया, तभी इसका प्रीफिक्स क्या लग रहा है, सेक पेंटाइल अल्कोहल। आगे बात समझ में, ऑल्दो हम हेलो एल्केन्स के अंदर सीख चुके हैं और मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, एक बार आप कुछ चीज़ों का एक सेट पैटर्न को आप एक चैप्टर में सारी मेहनत के साथ इन्वेस्ट कर देते हो तो आपको बार बार उसके अंदर टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट नॉमेनक्लेचर सिस्टम। आई गेस चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। अब आता है इसके बाद हमारा आइसोमेरिज्म टॉपिक। आइसोमेरिज्म भी आपका वही सारे रूल्स फॉलो अप करेगा। देखो अब आप देखोगे आपका पेस कैसे कैसे बढ़ता जा रहा है, आपकी स्पीड कैसे कैसे बढ़ेगी। आपने एक बार हेलो एल्केन्स के अंदर
IUPAC में, मतलब नॉमेनक्लेचर में, और साथ के साथ आइसोमेरिज्म में टाइम अपना इन्वेस्ट कर लिया तो आपको बार बार वही टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा और आप फटाफट से आगे बढ़ सकते हो। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म में 3 होते हैं, स्किप मत करना बेटा, कुछ बातें हर बार नहीं सीखने को मिलती हैं। 3 होते हैं हमारे पास, चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा कौन सा होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, लेकिन इन दोनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर लगता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, FG आइसोमेरिज्म, है ना, यही वाला सबसे काम का है, वरना बाकी दोनों बातें तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्राइटेरिया क्या होता है, सीधा क्राइटेरिया लिखता हूं मैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, MF का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों कंपाउंड का सेम होना चाहिए, दोनों कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, बट नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू मस्ट वेराई करने ही करने चाहिए, मतलब दोनों कार्बन के अंदर जो भी आप दोनों कंपाउंड्स को चेन आइसोमर बोलोगे उनके पेरेंट चेन में कार्बन के नंबर में फर्क होना चाहिए पेरेंट चेन में। जैसे अगेन मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूं कि मुझे फॉर्मूला गिवन है C4H9OH और मुझे बोला जाए इस कंपाउंड के लिए 2 पॉसिबल चेन आइसोमर्स बनाओ, तो सबसे पहला काम CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये एक पॉसिबल ऑप्शन हो गया। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बनाओगे कितने की बनेगी, 4 की ही बनेगी। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, ब्यूटेन 1 ऑल। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन 1 ऑल। अब इसका मुझे चेन आइसोमर बनाना है तो मुझे पेरेंट चेन में 4 कार्बन तो नहीं रखने, तो बस दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि 3 कार्बन आ जाएंगे पेरेंट चेन के अंदर, तो 3 कार्बन ले लेते हैं, CH3 CH, यहाँ पे ब्रांचिंग में मैंने एक मिथाइल ग्रुप डाल दिया, और CH2OH। अब इसमें आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कितने कार्बन की बनेगी, 3 कार्बन की। 3 कार्बन की बनी, ये वाला आ गया आपका ब्रांचिंग में। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, राइट। यहां से नंबरिंग होगी, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, तो 2 मिथाइल, सॉरी नॉट ब्यूटेन, प्रोपेन 1 ऑल। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन 1 ऑल। और क्योंकि इसके पेरेंट चेन में प्रोप वर्ड आ रहा है और इसके पेरेंट चेन के अंदर ब्यूट वर्ड आ रहा है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम प्रेजेंट है, हेंस दीस 2 कंपाउंड्स आर चेन आइसोमर्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत प्रिसाइज तरीके से हम ऑलरेडी बातों को सीख चुके हैं, तो ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पोजीशन आइसोमरिज्म के अंदर भी सेम क्राइटेरिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू सेम, फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहेगा दोनों कंपाउंड में, फंक्शनल ग्रुप नहीं बदलेगा। नंबर ऑफ कार्बन इन पीसी पेरेंट चेन विल स्टिल रिमेन सेम, इसमें नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन में सेम रहते हैं, तो फर्क कहां पे आएगा, पोजीशन ऑफ FG, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी डिफरेंट, मस्ट बी डिफरेंट। मैं शॉर्ट में बातें लिख रहा हूं कि डिफरेंट होना जरूरी है। जैसे अगेन मुझे ही बोला जाए C4H9OH के लिए 2 पॉसिबल पोजीशन आइसोमर्स बनाओ, 2 पॉसिबल पोजीशन आइसोमर्स बनाओ, हटा दो इसको, क्लियर है, 2 पॉसिबल पोजीशन आइसोमर्स बनाओ, तो चेन तो मुझे 4 की ही रखनी पड़ेगी। तो पहली पॉसिबिलिटी कौन सी होगा, CH3 CH2 CH2 CH2OH। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, ट्राई कर सकते हैं हम आराम से, ब्यूटेन 1 ऑल, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है। और अभी भी 4 कार्बन की पेरेंट चेन रखते हुए CH3 CH2 CHOH यहाँ पे आ गया, और CH3। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, नाम में जवाब छुपा होता है, नाम में ही जवाब छुपा होता है। इस कंपाउंड का नाम होगा ब्यूटेन 2 ऑल। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑल। तो हमने चेक करा सर ब्यूटेन 1 ऑल में और ब्यूटेन 2 ऑल में कहां डिफरेंस आ रहा है, ब्यूटेन ब्यूटेन ऑल ऑल 1 2 पोजीशन का डिफरेंस आ रहा है, देयरफॉर दीस 2 कंपाउंड्स आर पोजीशन आइसोमर्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं। फाइनली बारी आती है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स की, ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ पे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सिखाऊंगा जो आपके एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में भी अप्लाई होगा, तो बहुत तमीज से चीजों को सीखना। आई गेस यहाँ तक बातें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म में आपको बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सिखा रहा हूं जो आपको पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस को, बोर्ड में पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपने देखे होंगे ना कि कंपाउंड A रिएक्ट्स विद B, या फिर अ कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समथिंग, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, प्री बोर्ड्स में भी आते हैं। अ कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस रिएक्ट्स विद अ कंपाउंड X टू फॉर्म Y व्हेन रिएक्ट्स विद कंपाउंड Z फॉर्म्स कंपाउंड A, फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ XYAZ जो भी गिवन है, एंड गिव बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर गिवन रिएक्शंस, है ना। तो ऐसे केसेस के अंदर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से सारे अंदाजे लगाने होते हैं, आपको जितने भी अपना कंसेप्ट लगाने हैं सबसे पहले वो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे लगाना होता है, और फिर हिट एंड ट्रायल से हमें अंदाजे पता चल जाते हैं, अगर हमें प्रिपरेशन मेथड और केमिकल प्रॉपर्टीज का फ्लो चार्ट बहुत अच्छे तरीके से याद है। बार बार बोल रहा हूं, प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज का फ्लो चार्ट याद है, आपको कन्वर्जन करने से कोई नहीं रोक सकता, आप अपने आप कैचअप कर लोगे।
एनीवेज आपको यहाँ पे मुझे जो सिखाना है कि आपको एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है C5H12O, आई रिपीट C5H12O। आपको अगर मैं पूछूं कि इस कंपाउंड के लिए, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए कितने पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं, बहुत तमीज से बात को सुनिएगा, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए कितने पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं या फिर कितने अलग अलग फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड हो सकते हैं, तो कैसे पता करेंगे? सीधा मैं आपको ट्रिक पे लाता हूं सीधा, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। अगर ऑक्सीजन गिवन कंपाउंड के अंदर सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट हो, ट्रिक की बात करें सीधा, मतलब सीधा उस पे आ रहे हैं मुद्दे की बात पे, अगर कंपाउंड में सिर्फ एक ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो हमारे पास 4 पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस और जनरली भी। अगर सिर्फ एक ऑक्सीजन हो हमारे कंपाउंड के अंदर, कौन कौन से सर? पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप्स आर एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड एंड कीटोन। और मैं सारी बातें बार बार बोल रहा हूं, मैं बोर्ड्स के लिए कर रहा हूं क्योंकि एडवांस लेवल में चीजें घूम सकती हैं, अभी उनका डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहे। अगर आपके गिवन कंपाउंड में, गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम आ रहा हो, सो ऑल पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप्स व्हिच कैन बी प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड आर अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड और कीटोन। इन चारों में से एक होगा। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? तो यहां पे भी आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अगर ऑक्सीजन के अलावा आपका जो भी पार्ट बच रहा है, जो भी हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट बच रहा है, और अगर वो एल्केन सीरीज के फॉर्मूला को फॉलो करे, आई रिपीट, अगर ऑक्सीजन के अलावा जो भी आपका हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट बच रहा है और वो एल्केन सीरीज के फॉर्मूला को फॉलो करे। एल्केन सीरीज का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? 10th स्टैंडर्ड में हमें सिखा दिया जाता है सर, CnH2n+2, मतलब कार्बन का नंबर जितना भी है, हाइड्रोजन का नंबर उसका जस्ट डबल +2 हो। आई रिपीट, कार्बन का नंबर जितना भी है, हाइड्रोजन का नंबर उसका जस्ट डबल +2 हो। तो ये कौन सी सीरीज का फॉर्मूला फॉलो कर रहा है? एल्केन सीरीज का फॉर्मूला। तो डेफिनेटली गारंटी के साथ बोल रहा हूं मैं, और सिर्फ बोर्ड्स के लिए है ना, कंपटीशन में इसमें मैं चेंजेस प्रूव कर सकता हूं, साबित कर सकता हूं कि जो बात मैं बोल रहा हूं इसमें भी कुछ फ्लॉ है, लेकिन कंपटीशन लेवल पे, बोर्ड्स लेवल में इस बात में कोई भी फ्लॉ नहीं है अश्योरेंस के साथ। तो अगर एल्केन सीरीज का फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, देन डेफिनेटली द पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप इज ईदर अल्कोहल और ईथर। ईदर अल्कोहल और ईथर, एल्डिहाइड कीटोन नहीं होगा। तो सर एल्डिहाइड कीटोन कब होगा? कि अगर आपके कंपाउंड में सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम हो एंड अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन द कंपाउंड कंटेन्स या फिर द कंपाउंड फॉलोज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन सीरीज। अगर ऑक्सीजन के अलावा आपका हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट एल्कीन सीरीज के फॉर्मूला को फॉलो करे। एल्कीन सीरीज का फॉर्मूला कौन सा होता है? CnH2n, मतलब द नंबर ऑफ कार्बन या फिर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज जस्ट डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो अगर ये एल्कीन सीरीज के फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, देन 110% योर गिवन कंपाउंड इज ईदर और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन फ्रॉम बोर्ड्स पर्सपेक्टिव। बार बार मैं बोर्ड्स वर्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सारी बातों को मैं झूठा साबित कर सकता हूं चाहूं तो, लेकिन कंपटीशन लेवल पर, बोर्ड्स लेवल में इसमें कोई भी फ्लॉ नहीं है। आ रही है बात समझ में? तो इतनी बात अगर आप सीख गए तो आपको कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस में काफी हेल्प मिलेगी। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। हमें गिवन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12O और मुझसे बोला जाएगा इस कंपाउंड के लिए 2 पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप्स बताओ। इस कंपाउंड के लिए 2 पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप बताओ, या फिर आपको चेन रिएक्शन बोल देगा, कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस रिएक्ट्स विद कंपाउंड X टू फॉर्म Y। तो आपको पता होगा कि सर या तो ये अल्कोहल हो सकता है, क्योंकि कैचअप करने वाली बातें क्या है कि सर अगर ये फॉर्मूला फॉलो करे तो पक्की बात या तो ये अल्कोहल हो सकता है या फिर ईथर। और उसके बाद हमें जिन कंपाउंड से रिएक्ट करने को बोलेगा, हमें क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं हिंट मिल जाती है, क्योंकि अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में और ईथर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑब्वियस सी बात है डिफरेंस होगा। तो अगर हमें चीजें याद है तो हम रिलेट कर पाएंगे कि अगर ये कंपाउंड इस पर्टिकुलर कंपाउंड से रिएक्ट कर रहा है तो ये तो हमने प्रॉपर्टी सिर्फ अल्कोहल के बारे में पढ़ी, ईथर के बारे में नहीं पढ़ी, तो डेफिनेटली हमें अल्कोहल की सारी सीरीज फॉलो करनी है, अल्कोहल्स की केमिकल रिएक्शन बनानी है और अपने आप चेन रिएक्शन बनाते चले जाओगे, राइट। तो अगर मुझे इसके लिए एक अल्कोहल बनाना हो, बना तो मैं बहुत सारे अल्कोहल सकता हूं और आप भी बना सकते हो, बट इसके लिए एक बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से अल्कोहल बनाना हो तो कौन सा बना लेंगे? एन पेंटेनॉल, मतलब 5 कार्बन वाला, CH3 CH2 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 CH2OH। ये हमने क्या बना दिया? एक पॉसिबल अल्कोहल बना दिया। और सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए मुझे एक ईथर बनाना है, तो बहुत सारे बन सकते हैं अगेन, लेकिन मैंने क्या करा कि 5 कार्बन है हमारे कंपाउंड में, 5 कार्बन को आप कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर लो। एक तरफ मैंने ले लिया C2H5, बीच में आ गया ऑक्सीजन एटम और दूसरी तरफ आ गया C2H5। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कुछ बच्चों को इसमें भी दिक्कत रहती है, उसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, भले ही बेसिक्स आपके वीक हो, कि सर ईथर में और एस्टर में क्या फर्क होता है। काफी बच्चों को कमांड भी होती है, कुछ बच्चों का टॉपिक वीक भी होता है। तो ईथर के अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है ROR,
मतलब ऑक्सीजन इज सिंगली बॉन्डेड, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ऑक्सीजन इज सिंगली बॉन्डेड ऑन ईदर साइड टू टू डिफरेंट और टू सिमिलर एल्काइल ग्रुप्स। इधर भी एल्काइल ग्रुप होगा, इधर भी एल्काइल ग्रुप होगा, लेकिन ऑक्सीजन ने दोनों बॉन्ड सिंगल बना रखे हैं ईदर साइड पर। कॉन्ट्रेरी टू दिस, एस्टर के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, मतलब कार्बोनिल ग्रुप भी नजर आ जाएगा और साथ में ओ आर ग्रुप भी नजर आ जाएगा। ठीक है, अब इनका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है ईथर वाले टॉपिक में सीखेंगे, टाइम हमें ज्यादा वेस्ट नहीं करना। तो अगर आपको कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, सीधा ट्रिक की बात पे आते हैं, ऑक्सीजन के अलावा जो भी हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट बच रहा है, अगर वो एल्केन सीरीज के फॉर्मूले को फॉलो करे तो वो एल्कोहल भी हो सकता है और वो ईथर भी हो सकता है। ठीक है, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए मैंने एल्कोहल बना दिया, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए मैंने ईथर बना दिया। मुद्दे की बात, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट क्योंकि दोनों कंपाउंड्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, हियर द फंक्शनल ग्रुप इज एल्कोहल, हियर द फंक्शनल ग्रुप इज ईथर, देयरफॉर दीस टू कंपाउंड्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। राइट, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़ते हैं फिर फटाफट से, क्योंकि चीजें हमें जल्दी जल्दी सीखते हुए चलना है, ताकि जितनी जल्दी हम कवर अप करेंगे नंबर ऑफ रिविजन्स का हमें उतना ज़्यादा टाइम मिलेगा। ठीक है जी, तो अब आते हैं इसके बाद सीधा मेन मुद्दे की बात पर। सर प्रिपरेशन मेथड बताओ बस आप तो, कि हम कन्वर्जन सीख सकें। रीजन बेस्ड क्वेश्चन तो आ जाते हैं हमें समझ में, एक बार समझ में आ गए तो उनका सेट पैटर्न है। प्रिपरेशन मेथड बताइए सर कि पॉसिबल ऑप्शंस क्या है। तो सीधा आते हैं इसके बाद नेक्स्ट मेथड या फिर नेक्स्ट टॉपिक, प्रिपरेशन मेथड्स। फ्लो चार्ट्स में बातें डिस्कस करेंगे ताकि हम मेमोराइज कर सकें। पहली पॉसिबिलिटी फ्रॉम एल्कीन्स, सबसे इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि इसके अंदर हमें काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं फ्रॉम एल्कीन्स। और एल्कीन्स में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? सर फर्स्ट ऑप्शन इज डायरेक्ट हाइड्रेशन। डायरेक्ट हाइड्रेशन सीखेंगे, नाम में ही जवाब छुपा हुआ है। इसका एक नाम और होता है एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। एसिडिक हाइड्रेशन, क्योंकि एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन होती है ना, एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। दूसरा उसके बाद होता है इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। इनडायरेक्ट हाइड्रेशन, और लास्ट मेथड होता है इसके बाद बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एक ही वर्ड है पूरा, हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन। टेक्निकली बोलूं तो मैं ये बोलूंगा हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, क्योंकि दो स्टेप की रिएक्शन होती है, पहले हाइड्रोबोरेशन होता है उसके बाद ऑक्सीडेशन होता है। सीधा कंसेप्ट पे आए तो ये वाली रिएक्शन हमारी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के अंदर हम फॉलो अप कर रहे होंगे मार्कोवनिकोव्स रूल। आई गेस मार्कोवनिकोव्स रूल आपको अब समझ में आ चुका होगा, 11th में इसलिए आ जाता है मार्कोवनिकोव्स रूल। और इस वाली रिएक्शन के अंदर हम फॉलो करेंगे एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल। ज्यादा कुछ घुमाने फिराने की बात ही नहीं है, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, तो सीधा हमें चीजों को प्रिसाइज फॉर्म में सीखना है। ऊपर वाली रिएक्शन मार्कोवनिकोव्स रूल फॉलो करेगी, नीचे वाली रिएक्शन एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल को फॉलो करेगी। इसके अंदर हमें मैकेनिज्म भी सीखना है, इसमें ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन बची ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन, कोई ऑर्डर नहीं, कोई मैकेनिज्म नहीं, डायरेक्ट रिएजेंट पहचानो प्रोडक्ट बनाओ। बहुत सिंपल बात, डायरेक्ट रिएजेंट पहचानो प्रोडक्ट बनाओ, बात खत्म। ये पहला मेथड हो गया। ठीक है, ये मैं हटा रहा हूँ वरना हमें पूरा एक फ्लो चार्ट नहीं बन पाएगा। ये मार्कोवनिकोव्स रूल दोनों, और लास्ट वाली एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल। सेकंड पॉसिबल ऑप्शन कौन सा होता है प्रिपेयर करने का? तो सेकंड पॉसिबल ऑप्शन इज फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। बहुत तमीज से बातों को सुनिएगा, यहाँ पे आप समझ लो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छुपा हुआ है। पहला है रिडक्शन करके, सीखेंगे चीज़ों को रिडक्शन करके, और दूसरा है बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड वही रिएजेंट है जिससे पहले चैप्टर में आप सीख के आए हैं, और जेन्युइनली मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला पार्ट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये वाला पार्ट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि सर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब अल्कोहल हम बनाएंगे एल्डिहाइड कीटोन से, तमीज से बातों को सुनना, एल्डिहाइड कीटोन्स की रिएक्शन जब हम ग्रिग्नार्ड के साथ करवाएंगे तो सर ये अल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड तो है। सेकेंड चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसमें प्रिपरेशन मेथड तो है, बट एल्डिहाइड कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टी भी है। तो बोल रहा हूं 2 चैप्टर में कवर अप होगा। बहुत तमीज से यहां पे सीखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पीछा नहीं छोड़ता, बोर्ड में बार बार आपका खून पी जाएगा। असेंडिंग ऑफ सीरीज में काम आता है। यहीं पे आपको एक बात और बता दूं, असेंडिंग ऑफ सीरीज में काम आता है, मतलब जब भी आपको कार्बन का नंबर बढ़ाना हो, अपने गिवन कंपाउंड में कार्बन का नंबर बढ़ाना हो, तो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन होता है ग्रिग्नार्ड लगाओ, या फिर एक पॉसिबल ऑप्शन और होता है साइनाइड लगाओ। बोल रहा हूं अभी से, कार्बन बढ़ाना है तो 2 ही पॉसिबल ऑप्शन है, सिर्फ 2 ही ऑप्शन सर, या तो साइनाइड लगाओ या फिर ग्रिग्नार्ड लगाओ। आ रही है बात समझ में? सीखेंगे चीजों को। थर्ड मेथड इसके बाद है, थोड़ा कैनवस छोटा पड़ेगा तो पहले आप यहां तक नोट कर लेना, ठीक है। थर्ड पॉसिबिलिटीज भी आ जाएगी। थर्ड पॉसिबल ऑप्शन तो बहुत ज्यादा आसान है, फ्रॉम हेलो एल्केन। और अब आप देखो थोड़ा जादू चलना शुरू होगा,
जो आप पढ़ चुके हो वो ही आगे रिपीट होगा। फ्रॉम हेलो एल्केन, ये रिएक्शन हम सीख चुके हैं। फ्रॉम हेलो एल्केन डायरेक्ट बात करूं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एसएन मेथड से हम करेंगे। हमने सीखी है ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कि अगर मैं हेलो एल्केन की रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ करा दूं तो क्या बनता था, अल्कोहल। तो ये अल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड था वहां पे हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि बस कुछ नहीं करना, हेलो एल्केन की रिएक्शन हम एक्वस NaOH के साथ कराएंगे और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, अल्कोहल का। बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल। ये भी आप पढ़ चुके हैं और जनरली बताऊं लास्ट वाली भी आप पढ़ चुके हो। लास्ट वाली रिएक्शन कहाँ क्या है, थोड़ा कैनवस छोटा पड़ेगा तो उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, डी रिएक्शन फ्रॉम प्राइमरी अमीन। देखो याद करो, ये भी आप पढ़ चुके हो। फ्रॉम प्राइमरी अमीन, बता दूं, अभी मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे, बता दूं सिंपल सी बात। जब 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन HNO2 के साथ करवाई जाती है एट 273 से लेकर 278 केल्विन, तो सर प्राइमरी अल्कोहल डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। सॉरी, प्राइमरी अमीन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। बहुत सिंपल बात, मतलब आप चीजें देखो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो, आपका पुराना टॉपिक से ही रिलेटेड है। ये हमें पढ़ना है, सेकंड ब्रांच हमें पढ़नी है, बट सर थर्ड ब्रांच हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहां पे, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन में। और चौथी वाली भी प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। कहां पे, चौथा प्रिपरेशन मेथड भी हम पढ़ चुके हैं। कहां पे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। कौन सा, रिएक्शन विद HNO2 वाला पैरामीटर। और उसमें प्राइमरी अमीन की रिएक्शन जब HNO2 के साथ करवाई जाती है एट 273 से लेकर 278 केल्विन, तो सर सेम कार्बन वाला अल्कोहल बन जाता है। तो मेजर टाइम बस हमें इसके अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सी वाली प्रॉपर्टी, डी वाला पैरामीटर हमें ऑलरेडी आता है। आ रही बात समझ में। तो इसलिए कहते हैं स्टेप बाय स्टेप सारे चैप्टर्स को आप तमीज से पढ़ो। तो ऑर्गेनिक के अंदर मेन जान, मैंने आपको याद हो तो अगर आप तमीज से वीडियोस को फॉलो अप करते हो तो मैंने याद नहीं है, अमीन्स के अंदर या फिर हेलो एल्केन्स के अंदर मैंने बोला है कि सारे एफर्ट्स सिर्फ हेलो एल्केन्स के अंदर डलते हैं। सच बता रहा हूं मैं आपको, सारे एफर्ट्स सिर्फ हेलो एल्केन चैप्टर के अंदर डलते हैं। एक बार आपने हेलो एल्केन चैप्टर पढ़ लिया तो आगे का रास्ता अपने आप आसान होता चला जाता है। आ रही बात समझ में। तो ऑर्गेनिक को जितना हवा बनाया जाता है ना, बच्चों को डराया जाता है, जनरली बोल रहा हूँ सबसे आसान ऑर्गेनिक ही होती है। सबसे आसान, बहुत ज़्यादा आसान होती है और इंटरेस्टिंग भी। ठीक है, तो एक एक करके फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। फ्रॉम एल्कीन्स, और एल्कीन्स में भी पहला रास्ता सबसे इंपॉर्टेंट आपको कौन सा बताया, एसिडिक हाइड्रेशन। एसिडिक हाइड्रेशन, या फिर इसको आप और प्रिसाइजली बोलना चाहो तो क्या बोलोगे, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। दोनों बातें सीखेंगे। सर जीआर भी बताओ आप तो हमें, और हमें मैकेनिज्म भी बताओ, क्योंकि मैकेनिज्म से हमारे काफी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ध्यान रखना, मैकेनिज्म बोर्ड में आए ना आए, मैं पहले बोल रहा हूँ मैकेनिज्म बोर्ड में आए या ना आए, लेकिन मैकेनिज्म के थ्रू हमारे काफी क्वेश्चन सॉल्व अप होते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म ही हमें रीजन बताता है कि क्यों डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। आते हैं जरा जीआर पे। कुछ नहीं करना बच्चों वाली बात, जरा रिएक्शन को देखिएगा। RCH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन जब आप वाटर के साथ करवाएंगे, वाटर को लिखने का तरीका बार बार मैं बोलता हूँ HOH लिखा करो, बार बार, उससे आपको सच्चाई दिखाई देगी, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो एल्कीन की रिएक्शन आपने वाटर के साथ करवानी है और रिएक्शन विल बी कैटेलाइज्ड बाय एसिड। तो एसिड के लिए डायरेक्टली मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, प्रोटॉन, क्योंकि एसिड से अल्टीमेटली क्या रिलीज होता है, प्रोटॉन रिलीज होता है। करना कुछ भी नहीं है, मार्कोवनिकोव्स रूल फॉलो करो। और आपको प्रीवियस लेक्चर में या फिर प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है मार्कोवनिकोव्स रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ योर रिएजेंट, आई रिपीट, नेगेटिव पार्ट ऑफ योर रिएजेंट अटैचेस इटसेल्फ to that carbon of double bond which carries less number of hydrogen। बात आ रही समझ में। Negative part of your reagent attaches itself to that carbon of double bond which carries less number of hydrogen। कंपेयर करो ना, ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है। इसके पास कितने हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। इसके पास कितने हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन। कम किसके पास, इसके पास। तो OH वाला पार्ट इसके साथ जाकर अटैच होगा एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी RCH। यहाँ पे आ गया OH ग्रुप, CH2 के साथ जाकर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ना है। तो ये डायरेक्टली मैंने क्या लिख दिया, CH3, मतलब ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा। सीधा अभी मैंने जीआर बताया, मैकेनिज्म नहीं बताया। सीधा मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट बनता कैसे है। मार्कोवनिकोव्स रूल को फॉलो अप करते हुए OH ग्रुप को उस कार्बन के साथ अटैच कर दो विच कैरीज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर टेक्निकल लैंग्वेज में जो बुकों में लिखा होता है, किताबों में लिखा होता है, द कार्बन विच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड। अब ये बात में ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमें उससे ट्रिक से मतलब है, प्रोडक्ट बनाने से मतलब है। मार्कोवनिकोव्स रूल बोर्ड में लिखने को नहीं आता, 11th स्टैंडर्ड में आता था। ठीक है भाई, अब आते हैं, पहले एक एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं आपको मैकेनिज्म इसका बताऊंगा। लेट्स से prop 1 इन गिवन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट्स विद वाटर। अब मैं सीधा कंडेंस फॉर्म में चीज़ों को लिख रहा हूं, और यहाँ पे देखो अब बदलने के तरीके, चाहूँ तो मैं यहाँ पे डाइल्यूट HCl भी लिख सकता हूँ, क्योंकि डाइल्यूट HCl का मतलब भी क्या हो गया कि सर पानी होगा, वाटर का सोर्स होगा, और HCl से क्या आने वाला है, प्रोटॉन। मतलब सीधी सी बात है, एसिड का कोई भी सोर्स हो सकता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी हो सकता है, या फिर उसकी जगह डाइल्यूट HCl भी हो सकता है। प्रोटॉन रिलीज करना चाहिए, मुद्दे की बात।
कुछ नहीं बनेगा, डायरेक्टली क्या कर देना है सर, मार्कोवनिकोव रूल फॉलो करो, तो CH3 CH यहाँ पे आ गया OH ग्रुप, और यहाँ पे क्या आ गया CH3, क्या बन गया कंपाउंड आपका। IUPAC की प्रैक्टिस साथ साथ हो जाती है। प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, आ गई बात समझ में, क्लियर है। अब आते हैं इसके मैकेनिज्म पर कि सर मैकेनिज्म कितने स्टेप में फॉलो अप होगा। इसको मैं हटा रहा हूँ एग्जाम्पल को, पहले वाली स्टेटमेंट बस लिखे रहने देंगे, और अब हम देखते हैं कितने स्टेप्स में इसका मैकेनिज्म टूटा हुआ है, क्योंकि अगर इत्तेफाक से मैकेनिज्म आ गया तो 3 नंबर आपको दे जाएगा, इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। मैकेनिज्म अगर आ गया तो 3 नंबर दे जाएगा। आते हैं मैकेनिज्म पे, और मैकेनिज्म भी रटना नहीं होता उस बच्चे को जिसके थोड़े से भी बेसिक्स क्लियर होते हैं। पहले स्टेप का नाम होता है प्रोटोनेशन। क्या होता है, प्रोटोनेशन, एंड प्रोटोनेशन मीन्स एडिशन ऑफ प्रोटॉन। सिंपल सी बात, बार बार एक चीज बोलता हूं, नाम में ही जवाब छुपा होता है। प्रोटोनेशन मींस एडिशन ऑफ प्रोटॉन H पॉजिटिव। तो देखते हैं जरा कहां पे होगा प्रोटोनेशन। मैंने लिया RCH डबल बॉन्ड CH2, और मीडियम में प्रोटॉन का सोर्स प्रेजेंट है, क्योंकि आपने क्या डाला होगा, एसिड डाला होगा। आपने मीडियम में एसिड डाला है तो प्रोटॉन का सोर्स प्रेजेंट है। अब दिमाग लगाते हैं कि क्या हो सकता है, दिमाग लगाते हैं क्या हो सकता है। और सच बताऊं तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है, अभी देख लेंगे। सर इस कंपाउंड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। आई रिपीट, इस कंपाउंड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। और हमें 11th स्टैंडर्ड में सिखा दिया जाता है सर सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बाय पाई बॉन्ड इज वीक। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। और पाई बॉन्ड असल में क्लाउड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जैसे बेंजीन में होता है ना क्लाउड, ऐसे यहाँ पे एक क्लाउड प्रेजेंट होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिच साइट होती है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होता है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, आई रिपीट क्योंकि ये गरीब है, तो गरीब किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, अमीर की तरफ। केमिस्ट्री के टर्म्स में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स आर नोन एज गरीब एंड इलेक्ट्रॉन रिच आर नोन एज अमीर। तो इसको जैसे ही पता चला मेरे आस पड़ोस में एक ऐसा मॉलिक्यूल है, मेरे ही बीकर में एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास एक वीक पाई बॉन्ड है, और उस वीक पाई बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है ताकि मैं सेटिस्फाई हो सकूं, तो ये क्या करेगा, ये इस कार्बन को भी अप्रोच करेगा कि भैया मुझे पाई बॉन्ड दे दो। जरा तमीज से बातों को सुनना, ये इस कार्बन को भी अप्रोच करेगा, भैया मुझे पाई बॉन्ड दे दो, मेरा भला हो जाएगा। इसको भी अप्रोच करेगा, भैया तुम भी मुझे पाई बॉन्ड दे दो। दोनों को अप्रोच करेगा, देखते हैं कौन इसको देगा कौन नहीं देगा। भैया तुम मुझे पाई बॉन्ड दे दो, मेरा भला हो जाएगा। भैया तुम मुझे पाई बॉन्ड दे दो, मेरा भला हो जाएगा। तो देखते हैं जरा, जब दोनों भैया में से अलग अलग भैया ने इसकी बात सुनी तो क्या होगा। तमीज से बातों को जरा चेक करना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ RCH डबल बॉन्ड CH2। अब अगर मैंने ये वाला पाई बॉन्ड तोड़ा, तमीज से सुनना, अगर मैंने ये वाला पाई बॉन्ड तोड़ा तो ऑब्वियस सी बात है, और पूरा का पूरा पाई बॉन्ड तोड़कर, तमीज से चीजों को सीखेगा, मैंने पूरा का पूरा पाई बॉन्ड तोड़कर या फिर पूरा का पूरा बॉन्ड विड्रॉ कर इस वाले कार्बन को दे दिया। सीखना चीजों को। हाँ जी, मैंने इस वाले बॉन्ड को विड्रॉ कर कुछ नहीं करा, बॉन्ड वाले को विड्रॉ कर कंप्लीटली इस वाले कार्बन को दे दिया, और इस कार्बन ने बॉन्ड विड्रॉ कर किसको डोनेट कर दिया, H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर दिया। और जब H पॉजिटिव आयन को ये अपना बॉन्ड डोनेट कर देगा तो यहाँ पे सिंपली हाइड्रोजन अटैच हो गया। बट क्योंकि यहां से बॉन्ड विड्रॉ कर पूरा का पूरा बॉन्ड विड्रॉ कर जिसपे इसका अकेले का अधिकार नहीं था, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, बट क्योंकि इसने पूरा का पूरा बॉन्ड विड्रॉ कर इस हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया, तो इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज इंड्यूस हो गया, पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज इंड्यूस हो गया, पॉजिटिव चार्ज। मतलब जब ये इस भैया को अप्रोच करता है तो भैया इसकी अगर बात सुन ले, बॉन्ड को कंप्लीटली प्रोटॉन को दे दे, तो ये तो सेटिस्फाई हो गया, बट गरीबी खत्म नहीं होती। ध्यान रखना, दान देने पर किसी ना किसी के अंदर थोड़ी बहुत गरीबी इंड्यूस होती है, तो इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर ये इस वाले भैया के पास जाए तो क्या होगा कि सर द सेकंड पॉसिबिलिटी इज RCH डबल बॉन्ड CH2 प्रेजेंट है, और अगर इस बॉन्ड को तोड़कर इस वाले भैया ने हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, लेकिन क्योंकि इस भैया से हमारा पूरा का पूरा बॉन्ड छिन गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। दीज आर द 2 पॉसिबिलिटीज। मैंने एक्सपेंड करके आपको चीजों को दिखाया है, आप चाहो तो बाद में कंडेंस कर RCH2 CH2 पॉजिटिव या फिर RCH पॉजिटिव CH3 लिख सकते हो। आपको सिर्फ समझाने के लिए एक्सपेंड करके बताया है। अब जरा चेक करते हैं, ये जो दोनों जो स्पीशीज बनी हैं, these two species are known as कार्बोकैटायंस। आई गेस इतनी बात आप समझ पाते होगे। कार्बोकैटायंस किनको बोलते हैं, जिन बच्चों को नहीं भी सीखा हुआ लेवल में भाड़ में जाने दो, सीधा आते हैं मुद्दे की बात पे कि सर हमें तो मुद्दे की बात बताओ सीधा। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसे इंटरमीडिएट्स, इंटरमीडिएट मतलब अभी इनको आगे चलकर फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो इंटरमीडिएट है। तो सर ऐसी स्पीशीज जिसमें कार्बन पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज होता है, कंप्लीट की बात कर रहा हूं मैं, पार्शियल की नहीं, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज होता है, सेड टू बी कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उसकी डिग्री के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसकी डिग्री कैसे चेक करेंगे, तो सिंपल सी बात, कार्बोकैटायन हटा रहा हूं सर, ये वाला कार्बोकैटायन 1 डिग्री का होगा। क्यों 1 डिग्री का होगा,
क्योंकि सर ये डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है। कॉन्ट्रेरी टू दिस, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके लेफ्ट में भी एक एल्काइल ग्रुप है, मतलब कार्बन होगा डेफिनेटली, और राइट में भी एक कार्बन प्रेजेंट है। तो कौन सी डिग्री का हो गया हमारा कार्बोकेटाइन? 2 डिग्री का। और जिन बच्चों को नहीं सीखा उन्होंने 11 में किसी भी रीजन से, तो सीधा मुद्दे की बात पे आओ। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है 3 डिग्री सबसे ज्यादा, 2 डिग्री उससे कम, और 1 डिग्री उससे कम। रीजन क्या है, क्यों है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा वरना हम 11 में घुस जाएंगे, टॉपिक से डेविएट हो जाएंगे। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर इज 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री वाला उससे कम, 1 डिग्री वाला सबसे कम। और हमें पता है मोर स्टेबल स्पीशीज बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा या फिर ये वाला इंटरमीडिएट ज्यादा बनेगा, तो सीधी सी बात, दिस इज योर मेजर इंटरमीडिएट, ये ज्यादा अमाउंट में बनेगा, ये माइनर बनेगा। और बाय डिफॉल्ट मैंने आपको मल्टीपल टाइम बताया है कि अगर हमें जब तक कुछ ना बोला जाए हम सिर्फ मेजर बनाते हैं। मैंने आपको दोनों पॉसिबिलिटी सिखा दी हैं, बट मेजर अमाउंट में वो बनेगा, तो आप चाहो तो डायरेक्टली इसका प्रोडक्ट वो बना सकते हो। क्लियर है बात, कोई दिक्कत तो नहीं। ये हमारा पहला स्टेप हो गया प्रोटोनेशन। अब हटा रहा हूं मैं ऊपर वाला पार्ट। पहला स्टेप क्या हो गया हमारा? प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है रिएक्शन विद वाटर, क्योंकि मीडियम में आपने क्या बोला था? एसिडिक हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? वाटर के साथ रिएक्शन। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा इसके बाद रिएक्शन विद वाटर, H2O। जरा लगाते हैं दिमाग। अब ये कार्बोकेटाइन बना और मैं सिर्फ मेजर वाला केस कंसिडर कर रहा हूं क्योंकि वही हमारी मेन काम की बात है। तो RCH पॉजिटिव CH3, कोई दिक्कत तो नहीं? नॉट R, हाँ ठीक है, RCH पॉजिटिव CH3, कोई दिक्कत तो नहीं, हमारा कार्बोकेटाइन बना। अब इसी बीकर के अंदर कौन प्रेजेंट है? वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। बस पहचानने की जरूरत है, इसी बीकर के अंदर क्या प्रेजेंट है? वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। और वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तो क्या होगा? अगेन वही बात, कैसे भी आप बोलो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड की तरफ पहुंच ही जाएगा। जहां पे भी कमी है वहां पे इलेक्ट्रॉन अपने आप पहुंच ही जाएगा। यही तो करवाना होता है पूरी केमिस्ट्री के अंदर, कुछ नहीं करना होता। इलेक्ट्रॉन का लॉस या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन, यही पूरी केमिस्ट्री का सार है, समरी है। तो यहां से लोन पेयर का डोनेशन हो जाएगा कार्बन को। क्या बनेगा इंटरमीडिएट? जरा तमीज से देखना, RCH था। अब वाटर के मॉलिक्यूल को मैं बस एक्सपेंड करके लिख रहा हूं, वाटर के मॉलिक्यूल को मैं बस एक्सपेंड करके लिख रहा हूं। यहां पे आ गया CH3 ग्रुप। गरीबी अभी बताया, गरीबी खत्म नहीं होती, गरीबी सिर्फ ट्रांसफर होती है, गरीबी खत्म नहीं होती। तो क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर इसको डोनेट कर दिए, आई रिपीट, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर इसको डोनेट कर दिए, तो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्या आ गया? ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और ये जो स्पीशीज बनती है इसका नाम होता है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब आप बोलोगे सर प्रोटोनेटेड अल्कोहल क्यों बोलते हैं, तो उसका राज मैं आपको इसके बाद वाले स्टेप में डिस्क्लोज करूंगा, विच इज द फाइनल स्टेप। और इसके बाद फाइनली लास्ट स्टेप का नाम होता है डीप्रोटोनेशन। क्या होता है? डीप्रोटोनेशन। नाम में ही जवाब छुपा है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो थोड़ा दिमाग लगाते हैं। क्या बना था हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल? ये मैकेनिज्म वर्ड हटा रहा हूँ, बस इतनी सी स्पेस की हमें रिक्वायरमेंट है। क्या बना था प्रोटोनेटेड अल्कोहल? RCHOH2, मतलब वाटर है बट ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और साथ में क्या प्रेजेंट है? CH3। अब दिमाग लगाते हैं। ऑक्सीजन ने कहा भाई मैं क्यों फंसूं, मुझे तो कोई लेना देना नहीं है, मैं क्यों फंसूं? मैंने तो अपने अगर लोन पर डोनेट भी कर दिया, बट मैं तो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हूं। भाई ऑक्सीजन तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो ही नहीं सकता। ऑक्सीजन कहेगा क्या करूं, मुझे भी स्टेबिलिटी चाहिए। तो उसको पता चला मैंने जिसके साथ बॉन्ड बना रखा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ऑक्सीजन कुछ नहीं करेगा, बस गुंडागर्दी दिखाएगा, और जो इसके और हाइड्रोजन के बीच वाला बॉन्ड है उसको कंप्लीटली विड्रॉ कर लेगा, पूरा का पूरा बॉन्ड विड्रॉ कर लेगा। और हमें पता है अगर इसने पूरा का पूरा बॉन्ड विड्रॉ कर लिया तो असल में जो लोन पेयर इसने डोनेट करे थे, अब असल में पूरा का पूरा बॉन्ड इसको मिल गया, तो उसकी लोन पेयर वाली बात ऑब्वियस बात है सेटिस्फाई हो गई। तो प्रोडक्ट क्या बना जरा देखते हैं। RCHOH, जो इसने लोन पेयर दिए थे वापस लोन पेयर इसके रिस्टोर हो गए और पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। साथ में CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, और क्योंकि इस हाइड्रोजन से पूरा का पूरा सिग्मा बॉन्ड छीन लिया गया, तो ये किस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा? मीडियम में, प्रोटॉन के फॉर्म में। और क्योंकि इस वाले स्टेप में आपने प्रोटॉन का रिमूवल करवाया है, देयरफॉर स्टेप इज नोन एज डीप्रोटोनेशन। क्या बोलते हैं स्टेप को? डीप्रोटोनेशन। बातें बहुत सिंपल है, रट जाती है, मतलब आप मल्टीपल टाइम पढ़ोगे ना जब, तो आपको दिमाग में फीड हो जाती है। सर पहला स्टेप इज प्रोटोनेशन, और सारी बातें एक ही बीकर में चल रही है, एक ही बीकर में। दिमाग लगाते कैसे? जिस बीकर के अंदर एल्कीन है उसी बीकर के अंदर आपने एसिड का सोर्स डाला है, एसिड का सोर्स क्या रिलीज करेगा? प्रोटॉन रिलीज करेगा। ये प्रोटॉन ढूंढेगा कि कहीं पे मुझे इलेक्ट्रॉन रिच साइट मिल जाए, जैसे ही पता चला पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, पाई बॉन्ड के पास जाकर अट्रैक्ट हो जाएगा। दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, बट जो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा वो हमने बना लिया, मुद्दे के बाद 2 डिग्री वाला बन गया। अब 2 डिग्री हमारा जो कार्बोकेटाइन बना है उसकी ऑब्वियस बात है पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से स्टेबिलिटी कम है,
2 डिग्री स्टेबल तो है बट अल्टीमेटली है तो इंटरमीडिएट ही। तो बीकर के अंदर वाटर भी प्रेजेंट है क्योंकि आप एसिडिक हाइड्रेशन कर रहे हो, हाइड्रेशन मतलब वाटर है बीकर के अंदर, तो लोन पेयर के साथ यहाँ पे अटैक करेगा। लेकिन जैसे ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डोनेट कर दिए उसके ऊपर डेफिशिएंसी इंड्यूस हो गई, ऑक्सीजन को ये बात मंजूर नहीं है क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्या करेगा, हाइड्रोजन से बॉन्ड छीन लेगा, बॉन्ड छीनेगा तो खुद तो सेटिस्फाई हो गया लेकिन मीडियम में क्या रिलीज हो गया, प्रोटॉन। स्टेप इज नोन एज डीप्रोटोनेशन। तो असल में बीकर में फिर प्रोटॉन रिलीज हो गया, ये प्रोटॉन किसी अलग एल्कीन के मॉलिक्यूल को ढूंढेगा और ऐसे चेन रिएक्शन चलाता रहेगा। मुद्दे की बात, आपका प्रोडक्ट बन गया एज पर मार्कोवनिकोव रूल। आप ऑब्जर्व करो जो हमने लिखी है जीआर उसमें हमने क्या करा है, OH ग्रुप का अटैचमेंट करा है एज पर मार्कोवनिकोव रूल, बात खत्म। तो प्रोटोनेशन, अटैक ऑफ वाटर या फिर रिएक्शन विद वाटर एंड डीप्रोटोनेशन, तो 3 स्टेप के अंदर हमारी सारी बातें खत्म हो जाती हैं। बातें क्लियर हैं, आ गई समझ में? तो 3 स्टेप के अंदर पूरा प्रोसेस हो जाएगा एंड दिस इज नोन एज एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। क्या बोलते हैं इसको, एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। तो सर हमने जीआर भी सीख लिया, हमने मैकेनिज्म भी सीख लिया, अब आती है इसके बाद फाइनली एक बात, सर ऑर्डर क्या होगा, कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, या फिर कुछ ऑर्डर की इस वाले टॉपिक में रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं। तो बस इतनी बात ध्यान रखना, जिस केस में कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बन रहा होगा, आई रिपीट, जिस केस में कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बन रहा होगा वो ही प्रोडक्ट डिसाइड करेगा, वो ही प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको बात को समझाऊंगा कि अगर मुझे गिवन है क्वेश्चन में CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और बोला गया इसका एसिडिक हाइड्रेशन हो रहा है, एसिडिक हाइड्रेशन को लिखने का एक और पैरामीटर क्या है सर, H पॉजिटिव ऑब्लिक H2O लिखा मिलेगा। मतलब नहीं बदला है, आप बस रीजेंट को पहचानिए, वाटर है, क्योंकि जो बच्चा रीजेंट नहीं पहचान पाया वही फंसेगा। वाटर है और प्रोटॉन का सोर्स है, तो एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। 2 पॉसिबिलिटी होंगी सर, एक मार्कोवनिकोव वाला प्रोडक्ट भी बनेगा, एक एंटी मार्कोवनिकोव वाला प्रोडक्ट भी बनेगा। CH3CHOH CH3 भी बनेगा और साथ के साथ CH3 CH2 CH2OH भी बनेगा। तो अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए, अगर हमसे बोर्ड में पूछा जाए कि व्हाट आर द पॉसिबल प्रोडक्ट्स, बस क्वेश्चन को समझने की जरूरत होती है, व्हाट आर द पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन या फिर प्रोपवानिन, तो बनेंगे तो दोनों, तो पॉसिबल प्रोडक्ट्स ये हो गए। बट हम जानबूझ के स्टार्टिंग से लिखते हुए चलेंगे कि ये वाला क्या हो जाएगा, मेजर, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, माइनर। बट इन केस आपको पूछा जाए कि व्हेन प्रोपीन्स अंडरगोज एसिडिक हाइड्रेशन अ प्रोडक्ट X इज फॉर्म्ड, तो बाय डिफॉल्ट आप मेजर वाले का आंसर दोगे, आप माइनर वाले का आंसर नहीं दोगे। मतलब अगर आपको चेन रिएक्शन बोली जाती है आपका आंसर हमेशा मेजर वाला आता है, माइनर वाला नहीं आता। बट अगर क्वेश्चन के अंदर प्लूरल वर्ड का इस्तेमाल हुआ है कि व्हाट आर द पॉसिबल प्रोडक्ट्स, तो दोनों बनाएंगे और मेजर माइनर मेंशन कर देंगे। राइट, आ गई बात समझ में? सो दिस वाज ऑल अबाउट एसिडिक हाइड्रेशन। इसी के साथ हमारी पहली ब्रांच की पहली रिएक्शन कवर अप होती है। अब आते हैं इसके बाद इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। जो टाइम लगना था, जो टाइम इन्वेस्ट होना था, इसमें हो गया। बाद वाली दोनों रिएक्शंस बहुत लल्लू हैं, बहुत ही ज्यादा लल्लू रिएक्शन। ठीक है भैया, तो देख लेते हैं। सेकेंड रिएक्शन है इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। इनडायरेक्ट हाइड्रेशन करते क्या है, पहले रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 के साथ। जीआर देखिएगा जरा तमीज से, पहले आपके एल्कीन की रिएक्शन, बस थोड़ा फास्ट लिखते लिखते राइटिंग खराब हो जाती है, अदरवाइज तो राइटिंग मेरी बहुत बढ़िया है बेटा। पेजेस में देख लेना है ना, नोट्स में देख लेना, बस बोर्ड पे हाथ थोड़ा स्लिप भी होता है और स्पीड में लिखते लिखते थोड़ी राइटिंग खराब होती है। तो जब आप इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाते हैं तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या बनता है, मार्कोवनिकोव रूल को फॉलो करते हुए सल्फोनेशन हो जाएगा। आई रिपीट, मार्कोवनिकोव रूल को फॉलो करते हुए सल्फोनेशन हो जाएगा। आप बोलोगे सर आपने तो ये रटवा दिया सीधा, मैं बाई चांस भूल गया तो मैं क्या करूंगा, तो आपको उसके लिए बस सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर आता चाहिए। कैसा होता है सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर, ISC के बच्चों को 10th स्टैंडर्ड में ही सिखा दिया जाता है। यहाँ पे OH ग्रुप, यहाँ पे OH ग्रुप, ये है आपके सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल। और सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल में से अगर मैं यहाँ से H हटा दूं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और साथ में बीकर के अंदर क्या रिलीज हो गया, प्रोटॉन रिलीज हो गया। तो कुछ नहीं करा, आप जरा ऑब्जर्व करो, ये तो लिखा है O, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो इस नेगेटिव चार्ज के थ्रू इस कार्बन के साथ अटैच होगा, SO3 और बचा हुआ H यहाँ पे आ गया। तो बस मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग न्यूक्लियोफाइल तो अटैच करा है मैंने, और क्या करा है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है पूरा का पूरा, तो न्यूक्लियोफाइल को मैंने मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग अटैच कर दिया और जो प्रोटॉन था वो कहाँ पे अटैच हो गया, हमारे कार्बन के साथ। जो दूसरा बचा हुआ कार्बन है डबल बॉन्ड का, उसके साथ अटैच हो गया। और फाइनली जब आप इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवा देंगे, व्हेन दिस कंपाउंड इज मेड टू रिएक्ट विद वाटर, तो बच्चों वाली बात कुछ नहीं होगा, यहाँ पे OH ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे CH3 ग्रुप आ जाएगा और बीकर के अंदर क्या रिलीज हो जाएगा, H2SO4। फालतू बात नहीं हुई बिल्कुल, मतलब बिल्कुल बेतुकी हरकत नहीं हुई। पहले आप H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ, बाद में वाटर के साथ करवा रहे हो और फिर ये रीजनरेट हो जाएगा, मतलब वापस से H2SO4 ही बन गया।
तो मतलब पॉसिबिलिटी है, प्रेफरेबल तो हम एसिडिक हाइड्रेशन ही करते हैं। और आप देखना आपको मल्टीपल टाइम इसलिए रिएक्शन देखने को ही नहीं मिलती, सिलेबस में है इसलिए बता दिया है, लेकिन ये रिएक्शन बिल्कुल बेतुकी सी मुझे लगती है। आप ऑलरेडी पहले H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, फिर H2SO4 ही रीजनरेट कर रहे हो। हुआ क्या मुद्दे की बात, मार्कोवनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग OH ग्रुप का एडिशन ही हुआ, काम तो वही हुआ, मार्कोवनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग OH ग्रुप का एडिशन। आ रही है बात समझ में? तो सीखी है हमने रिएक्शन, लेकिन रिएक्शन ज्यादा काम की कोई बहुत ऐसी बात नहीं है जो हमने नहीं पता नहीं हो हमें करना क्या है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में फ्लो चार्ट में मैंने बता दिया कि चाहे एसिडिक हाइड्रेशन हो चाहे इनडायरेक्ट हाइड्रेशन हो, दोनों के अंदर मार्कोवनिकोव्स के अकॉर्डिंग OH ग्रुप का एडिशन होना है। हाँ जी, तो फाइनली इसके बाद आती है हमारी फर्स्ट ब्रांच की लास्ट रिएक्शन विच इज नोन एज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, है ना, लास्ट रिएक्शन है बिल्कुल, और बहुत बच्चों वाली बात है, आपको पहले ही बता दी, कोई बहुत टिपिकल बात नहीं है। हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, मतलब जब इसको डिटेल में पढ़ाया जाता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, लेकिन आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हो। जनरल रिएक्शन क्या है, बहुत ही ज्यादा सिंपल, आपको कोई भी एल्कीन गिवन हो RCH डबल बॉन्ड CH2, आपको बोला क्या जाएगा, मतलब अगर आपको रिएक्शन आ गई लिखने को, आपको प्रोडक्ट पूछ लिया गया, तो आपको 2 स्टेप के अंदर प्रोडक्ट बनाना होता है। पहले आप रिएक्शन करवाते हो B2H6 के साथ। अब B2H6 क्या है, ये आपने 11th स्टैंडर्ड में P ब्लॉक में पढ़ा है, इसको डायबोरेन बोलते हैं, BH3 का डाइमर, BH3 का डाइमर इज नोन एज डायबोरेन। ज्यादा डिटेल में हमें जाना नहीं है, हमें तो मेन रिएक्शन से मतलब है। फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के क्या लेते हैं, एल्कलाइन मीडियम, एल्कलाइन मीडियम मतलब कोई भी एल्कली का सोर्स हो सकता है, इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, मतलब कुछ मैकेनिज्म नहीं आता, कुछ आपसे एक्स्ट्रा बात नहीं पूछी जाएगी, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, इंटरमीडिएट वगैरह कुछ भी नहीं, डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट कैसे बनाना होता है, जो भी एल्कीन गिवन हो उसकी फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन करवाते हैं B2H6 के साथ, फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन। उसके लिए एल्कलाइन मीडियम होता है, मीडियम के अंदर आपने कोई भी एल्कली लिया होगा और साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रेजेंट होगा, तो करना कुछ नहीं है, बस OH ग्रुप का एडिशन करवा देना है एज पर एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल। एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल का मतलब क्या हो गया कि उस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच करो विच कैरीज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मार्कोवनिकोव्स का उल्टा। इतनी सी बात है बस कि हाइड्रोबोरेशन के अंदर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर आपको सिर्फ एंटी मार्कोवनिकोव्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने लिया, या एक काम करता हूं मैं, एक एग्जांपल में सारे पैरामीटर्स कवर अप कर लेता हूं, कि अगर आपने CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 ले लिया और इसकी आपने रिएक्शन करवा दी विद H पॉजिटिव एंड H2, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिडिक हाइड्रेशन, एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, तो प्रोडक्ट फॉर्म विल बी एज पर मार्कोवनिकोव्स रूल, मतलब CH3 CHOH, CH3 क्या बोलेंगे इसको, प्रोपेन टू ऑल, क्या बन गया, प्रोपेन टू ऑल। बट अगर इस कंपाउंड की ही रिएक्शन आपने करवा दी B2H6 के साथ, पहले स्टेप में B2H6 के साथ, फॉलोड बाय रिएक्शन विद OH नेगेटिव इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कोहल एज पर एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल। बस इतना फर्क आएगा कि प्रोडक्ट किस रिस्पेक्ट में बनेगा, एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल के रिस्पेक्ट में। तो मुद्दे की बात क्या है, जब भी हमें OH ग्रुप मिडिल पोजीशन पर चाहिए, मतलब ऑब्वियसली बात है डबल बॉन्ड हमारा जहां प्रेजेंट है, एक्सट्रीम पे ना होकर हमें मिडिल पोजीशन पर OH ग्रुप चाहिए, मार्कोवनिकोव्स रूल करवाओ, एसिडिक हाइड्रेशन करवाओ, और अगर एक्सट्रीम पोजीशन पर हमें OH ग्रुप चाहिए तो क्या करवा देंगे, एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल। बात आ रही है समझ में? अब एक बार OH ग्रुप हो गया तो जैसे मर्जी खेलना चाहो खेल सकते हो। यहाँ पे हेलोजन ले आओ, हेलोजन के बाद साइनाइड ले आओ, साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दो, एसिड बन जाएगा, हॉफमैन ब्रोमाइड करवा दो, मतलब जैसे खेलना चाहो आप खेल सकते हो। बस मुद्दे की बात क्या है, मार्कोवनिकोव्स एंटी मार्कोवनिकोव्स, दैट्स इट। इसी के साथ हमारी पूरी पहली ब्रांच कवर अप होती है। मूविंग अहेड टुवर्ड्स द सेकंड ब्रांच ऑफ प्रिपरेशन मेथड, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अभी अपने आप रियलाइज कर लोगे कि C और D रिएक्शन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, C और D रिएक्शन तो सर हम पढ़ चुके हैं। अगर हमने तमीज से आपके कहने पर हेलो एल्केन्स वाली वीडियो देखी है तो C रिएक्शन और अमीन्स रिएक्शन हमने तमीज से देखा है, तो D रिएक्शन हमने पढ़ रखी है। तो आ जाते हैं सीधा मेन B प्रिपरेशन मेथड पे, फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, या तो एल्डिहाइड से भी बना सकते हैं या फिर कीटोन से भी। इसके अंदर हमारे पास कितने ऑप्शंस होते हैं, 2 ऑप्शंस, तमीज से सीखते हुए चलेगा। पहला मेथड इज बाय रिडक्शन, कैसे, रिडक्शन से। तो देख लेते हैं, कोई बहुत टिपिकल बात नहीं है। GR क्या हो जाएगा, अगर आपने कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड लिया, मैं एक एल्डिहाइड का एग्जांपल ले रहा हूं, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड ले सकते हैं, इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ करवानी है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। क्योंकि कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर क्या नेसेंट हाइड्रोजन लिखना जरूरी होता है, आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि जब आप सिंगल रिएक्शन लिखते हो तो आप लिख दो, बट जब आप चेन रिएक्शंस करोगे तो नेसेंट हाइड्रोजन लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब हम लोगों ने प्राइमरी क्लासेस से क्या सीखा है सर, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यही तो मतलब हमें सिखाया गया बचपन से सर, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हमने अमीन चैप्टर में भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला प्रोसेस पूरा सीखा है।
करना क्या है, ये जो आपके नेसेंट हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अगर मैं पाई बॉन्ड ब्रेक कर दूं, तमीज से देखना, अगर मैं पाई बॉन्ड ब्रेक कर दूं तो एक वैलेंसी इस ऑक्सीजन की फ्री होगी, एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री होगी, सिंपल एज दैट। पाई बॉन्ड अगर टूटेगा, एक वैलेंसी इस ऑक्सीजन की फ्री होगी, एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री होगी, दोनों पोजीशन पर बस आप क्या करवा दो, हाइड्रोजन अटैच करवा दो। ऐसे शायद आप पहचान ना पाओ, बट अगर इसको मैं कंडेंस करके लिखूं RCH2OH तो क्या बन गया, ये एल्कोहल, क्या बन गया, एल्कोहल, RCH2OH एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। बात आई समझ में। कीटोन ले लेते हैं। अच्छा, खास बात क्या है, कौन सी डिग्री का अल्कोहल बन रहा है, अभी आपको ये ऑब्जर्व करवाना है, 1 डिग्री का। कौन सी डिग्री का अल्कोहल है, 1 डिग्री का। अब अगर मैं कीटोन ले लूं, लेट से मैंने RC डबल बॉन्ड O R ले लिया और इसकी रिएक्शन मैंने अगेन करवा दी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, या फिर चाहे तो हम साथ में नेसेंट हाइड्रोजन लिख सकते हैं। काम अभी भी वही करना है। ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आ जाएगा और एक हाइड्रोजन आ जाएगा कार्बन के पास। सो द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी RCHOH। R कौन से डिग्री का अल्कोहल बन गया, 2 डिग्री का। मुद्दे की बात क्या है, कौन से डिग्री का अल्कोहल बना, 2 डिग्री का। बात आ रही है समझ में। तो ये समरी है इस रिएक्शन की, या फिर पहले वाले स्टेप की समरी है कि अगर आप एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाएंगे देन इट ऑलवेज यील्ड्स 1 डिग्री अल्कोहल, और अगर आप कीटोन का रिडक्शन करवाएंगे देन इट ऑलवेज यील्ड्स 2 डिग्री अल्कोहल। कौन सी डिग्री का अल्कोहल बनेगा, 2 डिग्री का अल्कोहल। ये आपकी मेन बात है। चाहो जितने मर्जी एग्जांपल ले लेना, कोई सा भी एल्डिहाइड ले लो, कोई सा भी कीटोन ले लो, रिडक्शन करवा के देख लो, हमेशा एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा और कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। बात आई समझ में, कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं, फिर फटाफट से इसके बाद आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट, जो बहुत काम में आने वाली है हमारी, बहुत ज्यादा काम में। एग्जाम्पल इसका कंसिडर कर लेते हैं। अगर आपने CH3, अब मैं कंडेंस फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनर आपको ऐसा तो लिख के देगा नहीं, हलवे की तरह पर उसको तो दे नहीं देगा, बेटा आंसर बता दें। तो हमें इथेनॉल गिवन है, ऑल्सो नोन एज एसिटाल्डिहाइड। इथेनॉल भी बोल सकते हैं, एसिटाल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। तो अगर मैं इसका रिडक्शन करवा दूंगा इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हमें पता है क्या होने वाला है। सर एक्चुअल में लिखा तो ऐसे है, बट फैक्ट इज कार्बन के साथ डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो बस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जोड़ दो और ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन जोड़ दो, तो प्रोडक्ट फॉर्म विल बी CH3CH2। CH2 क्यों लिखा, क्योंकि सर ऑलरेडी एक हाइड्रोजन था, कार्बन के साथ ऑलरेडी एक हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन और आ गया तो CH2, और ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन दे दिया तो क्या बन गया, OH। क्या बन गया, एल्कोहल। इथेनॉल से बन गया इथेनॉल, एसिटाल्डिहाइड से बन गया इथेनॉल, या फिर इथाइल अल्कोहल, कैसे मर्जी आप बोलना चाहो बोल सकते हो, बट मुद्दे की बात क्या, एल्डिहाइड से आपका 1 डिग्री अल्कोहल बन गया, राइट। एक कीटोन का एग्जांपल ले लेते हैं। मोस्ट कॉमन कीटोन जो हमारे सिलेबस में बार बार आता रहेगा, उसका नाम क्या है, एसीटोन ऑल्सो नोन एज प्रोपेनन। क्या बोलते हैं, एसीटोन ऑल्सो नोन एज प्रोपेनन। तो इसका अगर मैंने रिडक्शन करवाया ट्वाइस ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, रूल तो नहीं बदलेगा सर, एक हाइड्रोजन कार्बन को दे दीजिए, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दे दीजिए, प्रोडक्ट फॉर्म विल बी CH3CHOH, और यहाँ पे आ गया CH3। क्या बन गया, प्रोपेन टू ओन, क्या बन गया, सॉरी क्या बन गया, प्रोपेन टू ऑल। इससे पहले बनाया ना हमने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर, चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो क्या बन गया ये, प्रोपेन टू ऑल। बात आ रही है समझ में। 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, वहां से कौन सा बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल। तो रिडक्शन वाला मेथड बहुत सिंपल है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहीं ऑब्जर्व करके खत्म करनी है कि अगर जितने कार्बन का आपका रिएक्टेंट है उतने कार्बन का ही प्रोडक्ट बनाना है। आई रिपीट, जितने कार्बन का रिएक्टेंट है उतने ही कार्बन का अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है, देन द ओनली पॉसिबल ऑप्शन इज रिडक्शन। अगर कार्बोनिल कंपाउंड से जितने कार्बन का रिएक्टेंट है उतनी कार्बन का प्रोडक्ट बनाना है, देन द ओनली पॉसिबल ऑप्शन इज रिडक्शन। क्योंकि अगर आपने ग्रिग्नार्ड लगा दिया, इसके बाद ही हम डिस्कस करने वाले हैं, बट फिर भी मैं आपको बता दूं, अगर आपने ग्रिग्नार्ड लगा लिया तो जितने कार्बन का आपका रिएक्टेंट है उससे हमेशा ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन वाला ही प्रोडक्ट बनता है। क्यों, कैसे, आओ सीखें। हटा दूं इसको। तो ये तो हो गया सर एल्डिहाइड कीटोन से बनाने का तरीका बाय रिडक्शन मेथड। कौन सा मेथड, बाय रिडक्शन मेथड। अब आता है इसके बाद बाय रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सीखना है बस आपको एक बार तमीज से, एक बार समझ में आ गया तो फिर कुछ भी नहीं है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको हेलो एल्केन्स में बता दिया है, RMgBr होता है, जिसमें एल्काइल ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। बात आ रही समझ में, एल्काइल के ऊपर नेगेटिव, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव। देख लेते हैं जरा इसकी GR करना कैसे है। एक बार आपने GR सीख ली फिर आप सीख जाओगे, और यहाँ पे लगेगा सिर्फ लॉजिक का इस्तेमाल, सद्बुद्धि का इस्तेमाल जो परमात्मा ने हमें दी है, ऑल हम उसको यूज नहीं करते हैं इस डर से कि कहीं वो खर्च ना हो जाए, है ना। तो अगर आप इस कार्बोनिल ग्रुप को देखोगे तो कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। लॉजिकल सी बात है, क्यों, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो अगर ये एल्काइल ग्रुप इस कार्बन को अप्रोच करेगा, क्यों अप्रोच करेगा, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, बट ये कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, 1 2 3 4 ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाकर बैठा हुआ है। अगर इसको इस एल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाना है तो कार्बन को एक वैलेंसी फ्री करनी पड़ेगी। कैसे वैलेंसी फ्री होगी,
कि जो पाई बॉन्ड है उसको ऑक्सीजन विड्रॉ कर लेगा, जो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है ऑक्सीजन उसको विड्रॉ कर लेगा बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एज कंपेयर टू कार्बन। तो क्या इंटरमीडिएट बनेगा जरा देख लेते हैं। एल्काइल ग्रुप एज इट इज था, कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे आर ग्रुप आकर जुड़ गया और ऑक्सीजन ने पाई बॉन्ड को विड्रॉ करा तो उसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पाई बॉन्ड इसने पूरा का पूरा विड्रॉ कर लिया। अब क्योंकि बीकर के अंदर Mg पॉजिटिव Br भी रिलीज हुआ होगा और क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन ने जो लोन पेयर ऑक्सीजन ने जो पाई बॉन्ड विड्रॉ करा है वहां पे जाकर आपका काउंटर पार्ट अटैच हो जाएगा टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट कंपाउंड विच लुक्स समथिंग लाइक दिस, ऐसा नजर आएगा। मुद्दे की बात क्या है कि जो कार्बोनिल कार्बन है उसके साथ एल्काइल ग्रुप अटैच करा और MgBr ग्रुप ऑक्सीजन के साथ अटैक करा, बात खत्म। ग्रिग्नार्ड के अटैक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज ऑलवेज हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन तो नहीं, आप बोलोगे हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं स्टेप को? हाइड्रोलिसिस। अब वाटर को लिखते हैं ऐसे, बट मैंने आपको मल्टीपल टाइम बताया, अगर आप HOH देखोगे तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे समझ में आएंगी। पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव पार्ट ऑपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर, ये वाला पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएगा और OH नेगेटिव बीइंग नेगेटिव MgBr के साथ अटैच हो जाएगा। तो देखते हैं जरा प्रोडक्ट क्या बन रहा है। RCH, ऊपर आ गया OH, यहाँ पे नीचे एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट था, बात खत्म। और बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा सर? मैग्नीशियम के साथ OH ग्रुप अटैच हो गया और Br ग्रुप अटैच हो गया। बहुत ही सिंपल बात है, ये आपका इंटरमीडिएट स्पीशीज बनी। जैसे आप इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो वाटर का जो पॉजिटिव पोल है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा और वाटर का जो नेगेटिव पोल है वो MgBr के साथ जाकर अटैच हो जाएगा, लीडिंग टू योर फाइनल प्रोडक्ट, जिसमें मेन प्रोडक्ट हमारा एल्कोहल होगा, बाय प्रोडक्ट हमारा क्या होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? अब ये तो मैंने आपको समझा दिया, ये तो सिर्फ समझने वाला पार्ट रहा, बट बोर्ड्स में तो ऐसे लिख के नहीं आ सकते। बोर्ड्स में तो हमें लाइन रिएक्शन लिखनी होगी। तो सर सीधा आप एक ऐसी समरी बताओ, एक ऐसी ट्रिक बताओ कि अगर बाई चांस हमें इतना लेंदी ना समझ में आता हो तो हम बिल्कुल प्रिसाइज तरीके में बातों को कैसे सीखें। तो इसको मैं हटा रहा हूं और एक एग्जाम्पल से चीजों को कंसिडर करेंगे कि प्रिसाइज तरीके से हमें करना क्या होता है। तो समरी तो सिर्फ इतनी सी है, तमीज से कान खोल के बात को सुनिएगा। समरी तो सिर्फ इतनी सी है कि कार्बोनिल कार्बन के साथ एल्काइल ग्रुप अटैच करो और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच करो। कहने का क्या मतलब? अगर मुझे इथेनॉल गिवन है, इथेनॉल एसिड एल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, इसकी रिएक्शन अगर मैंने करवा दी मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, देखो बोर्ड में हमें चार्जेस डेवलप दिखे हुए नहीं दिखाई देंगे, हमें खुद अपने आप पता करना पड़ेगा कहां पे चार्जेस प्रेजेंट है, तभी हम अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर पाएंगे। तो करना क्या है, आपको सीधा मुद्दे की बात पे लाता हूं मैं। जब आप इसका मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो अभी आपको बोला इसमें जो एल्काइल पार्ट है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, तो ये एल्काइल ग्रुप यहाँ कर अटैच हो जाएगा। इंटरमीडिएट फॉर्म विल बी CH3, CH मैंने लिखा और यहाँ पे मैंने मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया और ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ गया? MgBr। ये बन गया हमारा इंटरमीडिएट। CH3 CH कार्बन के साथ मैंने मिथाइल ग्रुप अटैच करा ये वाला और ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ गया? MgBr। राइट। फाइनली इसके बाद वाले स्टेप में इसका क्या होगा? हाइड्रोलिसिस। तो अगर आप प्रिसाइज तरीके से चीजों को लिखेंगे तो कुछ नहीं करना, बस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन दे दो और MgBr को क्या दे दो? OH ग्रुप दे दो। सो प्रोडक्ट फॉर्म विल बी CH3 CH OH CH3, ये मेन प्रोडक्ट बन गया और बाय प्रोडक्ट Mg ब्रैकेट में OH लिख सकते हैं फॉलोड बाय Br। बहुत सिंपल बात, कुछ नहीं करा, बस CH3 ग्रुप नीचे था लेकिन रिप्रेजेंटेशन हमें अच्छे से करना है। तो CH3 CH CH3 CH ऊपर OH आ जाएगा, OH लिख दिया और जो CH3 नीचे था उसको साइडवेज रिप्रेजेंट कर दिया। नीचे रिप्रेजेंट करो, साइडवेज रिप्रेजेंट करो, मतलब तो वही रहेगा, मतलब थोड़ी बदल जाएगा। सो दिस इज योर मेन प्रोडक्ट एंड योर बाय प्रोडक्ट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। बात आ रही है समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? अब मुझे आपको सिखानी है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि वो बोर्ड्स में 2015 में और 17 में फ्लिंदा ब्लैंक्स के फॉर्म में पेपर में आया था। ISC बोर्ड में आपको फ्लिंदा ब्लैंक्स के फॉर्म में गिवन था। क्या गिवन था? कि अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर ग्रिग्नार्ड लगाएंगे, समरी सीखिएगा बहुत तमीज से, अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर कोई भी ग्रिग्नार्ड लगाएंगे तो 110% हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। कौन सा अल्कोहल बनेगा? 1 डिग्री अल्कोहल। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा आप कोई भी अदर एल्डिहाइड ले लो, आपकी मर्जी है। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा आप कोई भी अदर एल्डिहाइड ले लो, कोई भी, बस फॉर्मेल्डिहाइड नहीं होना चाहिए। तो ग्रिग्नार्ड लगाने पर जो आपका फाइनल अल्कोहल बनेगा इट विल ऑलवेज बी ऑफ 2 डिग्री। कौन से डिग्री का अल्कोहल बनेगा? 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर आपने कीटोन के ऊपर ग्रिग्नार्ड लगाया, आई रिपीट, अगर आपने कीटोन के ऊपर ग्रिग्नार्ड लगाया तो हमेशा कौन सी डिग्री का अल्कोहल बनेगा? 3 डिग्री अल्कोहल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपसे फ्लिंदा ब्लैंक्स में पूछी जा सकती है कि व्हेन फॉर्मेल्डिहाइड या फिर कोई भी एल्डिहाइड का नाम देकर बोल देगा व्हेन एनी एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड, फॉर्मेल्डिहाइड के नाम के अलावा जैसे फॉर एग्जांपल इथेनॉल दे दिया, व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड
द एल्कोहल फॉर्म्ड इज प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी। ऊपर आपको दो ऑप्शन गिवन होंगे, प्राइमरी भी गिवन होगा, सेकेंडरी भी गिवन होगा। तो अगर आपको अपना टाइम सेव करना है तो आपके बाद दिमाग में मेमोराइज रखनी पड़ेगी। तो हमें पता है सर एल्डिहाइड तो है, बट अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड है, तो पक्की बात है कौन सा अल्कोहल बनाएगा, 2 डिग्री। देख लो, क्रॉस वेरीफाई कर लो, 2 डिग्री का अल्कोहल पक्की बात है, इसका कोई फ्लॉ नहीं है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, हमेशा यही प्रोडक्ट बनते हैं। आ गई बात समझ में। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात अगर आपने ऑब्जर्व करी हो कि आपके रिएक्टेंट के अंदर, आई रिपीट, आपके रिएक्टेंट के अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट थे, 2 कार्बन, और प्रोडक्ट के अंदर आपको कितने कार्बन नजर आ रहे हैं, 3 कार्बन। तो अगर आपको कभी भी कन्वर्जन करते टाइम ये बोले कि गिवन एल्डिहाइड और कीटोन से एल्कोहल बनाना है, तो सबसे पहला काम आप क्या चेक करोगे कि सर कार्बन का नंबर बदल रहा है कि नहीं। अगर कार्बन का नंबर कांस्टेंट है तो पहले हम रिडक्शन वाला मेथड लगाएंगे, बट अगर कार्बन का नंबर बढ़ रहा है, कम कभी करने को नहीं बोलेगा, यूजुअल केसेस में कम कभी करने को नहीं बोलेगा, और अगर कार्बन का नंबर बढ़ रहा है तो पक्की बात है इसके बाद ग्रिग्नार्ड अटैक करवाना है। क्या अटैक करवाना है, ग्रिग्नार्ड। और ये बात भी हमें समझ में आ गई है कि सर इफ योर स्टार्टिंग कंपाउंड इज फॉर्मेल्डिहाइड तो पक्का फाइनल प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी प्राइमरी अल्कोहल। इफ योर स्टार्टिंग कंपाउंड इज अदर एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड, तो 2 डिग्री अल्कोहल, और अगर कीटोन है तो 3 डिग्री अल्कोहल। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको प्रोडक्ट पता लगाना है, फॉर एग्जाम्पल ये मैं हटा देता हूं, अगर आपको बोला जाए कि आपको एसीटोन से ब्यूटेन टू ऑल बनाना है, मेरी बात को बहुत तमीज से सुनना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको गिवन है, मैं ऐसे करके लिख देता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपको स्टार्टिंग कंपाउंड गिवन है एसीटोन, और आपको बोला जा रहा है कि प्रोडक्ट क्या बनाना है, जरा देखिएगा, CH3 CHOH CH3 नॉट H और CH3, मतलब आपको प्रोडक्ट बनाने को बोल रहा है 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। आई रिपीट, क्या प्रोडक्ट बनाने को बोल रहा है, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। इस कंपाउंड से ये कंपाउंड बनाना है। तो सबसे पहले मैंने कंपेयर करा, स्टार्टिंग कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट है, 3 कार्बन, प्रोडक्ट के अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट है, 4 कार्बन। तो पक्की बात है ग्रिग्नार्ड तो लगेगा, ग्रिग्नार्ड तो लगेगा, बट कितने कार्बन का ग्रिग्नार्ड लगाना है, कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट में जितने कार्बन है, रिएक्टेंट में जितने कार्बन है, दोनों का डिफरेंस कर लो। आई रिपीट, प्रोडक्ट में जितने कार्बन है, रिएक्टेंट में जितने कार्बन है, दोनों का डिफरेंस कर लो। सर ये 4 कार्बन का प्रोडक्ट है और 3 कार्बन के रिएक्टेंट से बनाना है, तो 1 कार्बन का फर्क आ रहा है, तो ग्रिग्नार्ड हमें कितने कार्बन का लेना पड़ेगा, 1 कार्बन का। और 1 कार्बन का ग्रिग्नार्ड कौन सा होता है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। बात आ रही है समझ में, ये बहुत बच्चों वाली बात है, कोई बहुत टिपिकल बात नहीं है। एक बार आपको समझ में आ गया तो आप धड़ाधड़ प्रोडक्ट्स बनाते चले जाओगे बहुत जल्दी जल्दी। और आप चेक करना रिव्यू एक्सरसाइज में इतने भर भर के क्वेश्चन है इस वाले मेथड के ऊपर, भर भर के क्वेश्चन गिवन है। एक बार आपने कमांड कर ली तो आप असेंडिंग ऑफ सीरीज सीख जाओगे। क्या बोलते हैं इसको, असेंडिंग ऑफ सीरीज, क्योंकि सर कम नंबर ऑफ कार्बन से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन वाला प्रोडक्ट बन रहा है। आ गई बात समझ में, तो बस कुछ नहीं बचा, ये आपने सीख लिया तो हमारी सर सी ब्रांच तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं और डी ब्रांच भी सीख चुके हैं। दोनों को मैं पैरेलल में बता रहा हूं ताकि आप फटाफट से चीजों को ग्रैस्प कर सको। अगर आपने हेलो एल्केन्स चैप्टर तमीज से देखा हुआ है और आपने अमीन्स की वीडियो भी तमीज से देखी हुई है तो टॉपिक बहुत ज्यादा इजी है। सी हेडिंग क्या है, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, किससे, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। तो आप याद करो ये एल्काइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टी है। सर एल्कोहल का तो प्रिपरेशन मेथड है बट एल्काइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टी है। क्या हो जाएगी जीआर, कि सर जब आप आरएक्स का रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ करवाते हो, मेन बात क्या है, एक्वस NaOH के साथ करवाते हो तो हैलाइड गेट्स सब्स्टिट्यूटेड बाय OH ग्रुप एंड बाय प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज NaX। सर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टी की पहली ब्रांच है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसके भी सबसे पहले नंबर की रिएक्शन है, सबसे पहले नंबर की रिएक्शन जिसमें NaOH के साथ रिएक्शन, एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करवाने पर अल्कोहल इज फॉर्म्ड एज मेन प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं। और वहां पे हमने सारे पैरामीटर्स डिस्कस करे थे कि अगर ये Rx है तो इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी, 3 डिग्री सबसे ज्यादा, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री सबसे कम। पता नहीं बात तो हमें, हम ऑलरेडी वहां पे डिस्कस कर चुके हैं। तो बस ये मेथड ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे। सर लास्ट मेथड कौन सा है, फ्रॉम अमीन्स, वो भी आप याद करो, आप पढ़ चुके हो। और अमीन्स में टू बी वेरी स्पेसिफिक अगर मैं बोलूं फ्रॉम 1 डिग्री अमीन और फ्रॉम प्राइमरी अमीन्स, किससे बनाना है, प्राइमरी अमीन से। प्राइमरी अमीन्स में आप याद करो, अमीन्स की केमिकल प्रॉपर्टी में आपने रिएक्शन विद HNO2 पढ़ा हुआ है। अमीन्स की केमिकल प्रॉपर्टी में आपने रिएक्शन विद HNO2 पढ़ा है। अगर भूल गए हो तो आपको नोट्स भी प्रोवाइडेड है, तो नोट्स में एक बार चेक कर लो, एक टेबल बना हुआ है उसके अंदर, या फिर अगर दिमाग से बात इसके पूरी तो फटाफट से रिवीजन वाली वीडियो में जाकर आप देख लो। तो रिएक्शन विद HNO2 करवाने पर क्या होता है, लिख लूं यहाँ पे रिएक्शन, अगर आप RNH2 की रिएक्शन HNO2 के साथ करवाओगे, टेम्परेचर भी हमें याद है सर, कोई बहुत टिपिकल बात नहीं है, 273 से लेकर 278 केल्विन, जिसको सेल्सियस में कितना बोलते हैं, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग टेम्परेचर। जब आपको लैब में करवाए जाते हैं तो बीकर में बर्फ डाली जाती है इतना टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए। तो मुद्दे की बात क्या है सर, वैसे तो ये एलिफेटिक अमीन है, तो जो इसका इंटरमीडिएट होता है वो हाईली अनस्टेबल होगा। इसका जो इंटरमीडिएट है मतलब डायजोनियम सॉल्ट, वो हाईली अनस्टेबल होगा, तो तुरंत के तुरंत ये अपने कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। जितने कार्बन का एल्काइल ग्रुप है उतने कार्बन का सर अल्कोहल बन जाएगा और बाय प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, N2 और साथ में HCl।
बात आ गई समझ में? बहुत सिंपल है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो इसमें कोई खास बात है ही नहीं सीखने को। अगर आपने अमीन्स तमीज से पढ़ा है तो एक एग्जांपल ले लेता हूं। अगर आपको इथाइल अमीन से बनाने को बोले, इथाइल अमीन का मतलब क्या हो गया, C2H5 NH2 से सेम कार्बन वाला अल्कोहल बनाने को बोले तो आपने HNO2 के साथ रिएक्शन करवाई, टेम्परेचर आपने ले लिया 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, उधर केल्विन में लिखा है, डाइवर्सिफाई करने के लिए 0 to 4 डिग्री सेल्सियस लिख दिया, तो प्रोडक्ट फॉर्म विल बी, मेन प्रोडक्ट फॉर्म विल बी इथेनॉल, और बाय प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन गैस, साथ में HCl। आ गई बात समझ में? सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर प्रिपरेशन मेथड। अब इस वीडियो के अंदर हम अपना पूरा डिस्कशन प्रिपरेशन मेथड तक रख रहे हैं। फटाफट से आप इस वीडियो को देखकर, तमीज से सिंसियरली देखकर आप इसकी रिव्यू एक्सरसाइज लगाओ। एनसीईआरटी के सीबीएसई के बच्चे तो एनसीईआरटी लगाओ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन वन गो डिस्कस करेंगे अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज, अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड अबाउट फिनॉल। डिटेल में डिस्कशन रहेगा हमारा फिनॉल। और उस वीडियो के बाद बस एक लास्ट लेक्चर बनेगा अबाउट ईथर्स। ईथर्स के अंदर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जब आपको 3 रिएक्शन बताऊंगा, मेजर 3 रिएक्शन बताऊंगा। अगर बोर्ड में क्वेश्चन आया, लिख के रख लेना, इस बात को क्रॉस वेरीफाई कर लेना बोर्ड्स के बाद। अगर ईथर के ऊपर बोर्ड्स में क्वेश्चन आया तो जो मैं आपको 3 मेजर रिएक्शन बताऊंगा उनमें से ये एक फंसेगा, विद अश्योरेंस, विद गारंटी। आ रही है बात समझ में? बट पहले आप इतना टॉपिक कवर अप करो। देखो थोड़ा दिक्कत वाली बात है, मैं आपको समझ रहा हूं कि आप कहते हो सर थोड़ा जल्दी वीडियोस रोल आउट कर दो। बच्चा बात समझो, ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे हैं, उनको भी देखना है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो स्टार्टिंग से बच्चे पढ़े उनको ये भी नहीं बोल सकते कि वीडियो रिकॉर्ड करने के चक्कर में आपकी पढ़ाई लैग करी है, वो भी नहीं करना। 10th के बच्चे भी हैं, साथ के साथ आप ये बात भी समझते हो कि जो 11 to 12th मूविंग बच्चे, जो 11 से 12th में आए हैं, उन्होंने वो आरंभ सीरीज के अंदर एडमिशन ले दिया, तो उनको भी देखते हुए चलना है। तो सारी चीजें बैलेंस आउट करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आज रात तक कैसे भी करके फिनॉल, ईथर वाला और कल सुबह एनी हाउ पूरा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड रिकॉर्ड कर कल ही रोल आउट कर दूं, क्योंकि मैंने डेडलाइन क्या बोली थी 10 तारीख, आज हमारे पास 8 तारीख हो गई। तो कैसे भी कर कल तक मुझे सारी वीडियोस रोल आउट कर दी हैं। आपके पास कल का पूरा दिन होगा वीडियोस देखने का, 10 तारीख का पूरा दिन होगा, और 11 को मैं आपका एक ऑफलाइन सेशन रखूंगा फॉर एंटायर डिस्कशन ऑफ कन्वर्जन्स। जितने भी कन्वर्जन पूरी ऑर्गेनिक के अंदर हैं, एक वन गो के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे। रीजन बेस्ड क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट मैं आपको लिखवा दूंगा एक पेज पे, सारे इंपॉर्टेंट रीजन बेस्ड क्वेश्चन, सारे कन्वर्जन हम सीख लेंगे। और फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ बातें आपको बतानी है कि फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर क्वेश्चन आया तो उसके ऊपर आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। और उसके साथ एज पर माई कमिटमेंट 10 तारीख तक हमारी पूरी की पूरी ऑर्गेनिक रैप अप हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? तो यहां तक तमीज से देखो, तमीज से पढ़ो चीजों को। आगे का डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन ऑल द बेस्ट।